क्लास 10th चैप्टर नंबर 1। आज इस वीडियो के अंदर में कंप्लीटली डिस्कस कर रहे होंगे। जितने भी सवाल है, जितने भी एग्जांपल है, सभी को डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन। और इसी चैप्टर के अंदर में जैक बोर्ड के अंदर में जितने भी पीवाईक्यूज यानी कि पिछले साल में 2026-25 मतलब इसी साल के अंदर में 23-24 में इस एक चैप्टर से जितने सवाल आए हैं वो सारे के सारे सवाल आपसे डिस्कस करेंगे। मतलब आपको बताएंगे कि कौन कौन से सवाल आए हैं और कैसे कर सकते हैं अपन। ठीक है, मतलब टोटल 3 मार्क्स का आज का ये क्लास रहने वाला है। जो आपके ऑब्जेक्टिव में कुछ एक सवाल पूछे जाते हैं 1 नंबर का, और आपका 2 नंबर का एक सवाल पूछा जाएगा, फिर 1.2 से एक सवाल पूछा जाता है, तो 6 नंबर आपके बनेंगे। तो अभी 3 नंबर यहां से हम कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, तो पूरा प्रॉपर एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। तो आज ये शुरू करते हैं। देखिए, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको 2-3 चीजों की आवश्यकता है, मात्र और कुछ नहीं। तो देखिए, इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको 2-3 चीजों की आवश्यकता होता है। उसमें से एक है एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम ये क्या होता है वो आपको अभी मैं आगे बताऊंगा। आपको बहुत सारे लोगों को ये चीजें पता है, कोई तोप चीज नहीं है। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम आराम से समझ सकते हैं, इजीली समझाऊंगा, बहुत ठेठ बुद्धि से सिखाऊंगा। ठीक है, 1 नंबर। दूसरा होता है कि इसमें एक प्राइम फैक्टर और फैक्टर में क्या डिफरेंट है। ऐसे तो मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में आपको बता रखा था, अभी आप देखेंगे तो अभी और चीजें आपको समझा दूंगा। ठीक है, और तीसरा नंबर एक डिविजिबिलिटी का नियम होता है। डिविजिबिलिटी का नियम मतलब होता है विभाजकता का नियम। अगर वो चीजें आपको पता है तो कोई भी बड़ा नंबर को आप पिक कर सकते हैं कि उसको जब प्राइम फैक्टराइजेशन में आप तोड़ेंगे तो इजीली चेक कर सकते हैं कि इससे किससे भाग जाएगा, नहीं जाएगा, ये आगे काम आएगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आज ये शुरू करते हैं, यहीं से शुरू करते हैं। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए समझ में आएगा बेहतरीन तरीके से, चिंता करने की बात है ही नहीं। देखिए यहां पर समझिए, सबसे पहले क्या है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका मतलब होता है एचसीएफ, इसको शॉर्ट में कहते हैं। फुल फॉर्म होता है एच का मतलब हाईएस्ट, हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा। सी का मतलब होता है कॉमन, कॉमन का मतलब होता है कि कॉमन, एक चीज में कोई कॉमन नहीं आता जब तक कि 2 चीज उसमें ना हो। तो यानी कि 2-3 चीजें होगा, उसमें से जो कॉमन क्या है, तीनों में समान क्या हो गया, दोनों में समान क्या हो, उसके बारे में बातचीत। और फैक्टर, फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। जिस भी संख्या के बारे में बात करेगा उसका जो गुणनखंड है वो मतलब उसका फैक्टर की बात कर रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं सपोज दैट कि आपके सामने 6 एक नंबर है, एक 12 है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि भैया यार बताओ 6 और 12 का एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है, 6 का फैक्टर निकालना पड़ेगा। 6 का फैक्टर निकालना पड़ेगा कि भैया 6 का फैक्टर कौन कौन से फैक्टर है। तो बोलेंगे भैया एक एक होता है 6 का फैक्टर, एक 2 के पहाड़े में कट जाएगा, एक 3 के पहाड़े में कटेगा, और एक 6 के पहाड़े में स्वयं स्वयं कटेगा। ठीक है, अब ये फैक्टर हो गया। उस तरह 12 से, तो 12 का फैक्टर कितना होता है, एक 1 होगा, एक 2 होगा, एक 3 होगा, एक 4 होगा, एक 6 होगा। ठीक है, एक 6 होगा, फिर एक स्वयं 12 होगा। तो ये तो फैक्टर हो गया। ठीक है, ये तो फैक्टर हो गया। लेकिन हमेशा यहां पर कोशिश कीजिएगा कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ना है। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है कि ये जितने भी नंबर मैंने लिखा है, ये इसमें से देखिए ये जो 4 है आपका है, ये 4 प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर का मतलब होता है कि अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। तो ये कौन सा संख्या है, ये एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या। तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि इसमें सिर्फ उन सभी संख्या को लेंगे जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड होगा, एक 1 और एक स्वयं। एक का मतलब एक का बात कर रहे हैं, एक और एक स्वयं, स्वयं को लेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, यानी कि एक अभाज्य संख्या है। 2 सिर्फ 1 से भाग जाएगा और 2 से ही भाग जाएगा, तो इस तरह की संख्या को हम प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, जैसे 6 है, 6 1 से भी भाग जाएगा, 2 से भी भाग जाएगा, 3 से भी भाग जाएगा, 6 से भी भाग जाएगा, तो इसको हम नहीं काउंट करेंगे। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो यहाँ हमेशा इसका जो फैक्टर लिखना है वो प्राइम फैक्टर इसका लिखेंगे हम। ठीक है, तो जैसे 1 को, 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं कि 6 को लिख सकते हैं कि 6 को 2 इंटू 3, तो 3 दूनी 6 बन जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत। उसी प्रकार से 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 2 गुना 3, यानी कि 2 दूनी 4 तिया 12। अब कैसे हो रहा है, ऐसे भी तोड़ के लिख सकते हैं। 12 को क्या लिखेंगे, 2 छक 12। अभी इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, टेंशन नहीं लीजिए, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करना होता है, अब यहां पर ध्यान लगाइए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट का मतलब होता है कि सबसे बड़ा, कॉमन का मतलब जो दोनों में समान दिख रहा, और फैक्टर का मतलब फैक्टर होता है, फैक्टर का मतलब फैक्टर होता है, गुणनखंड। तो एक देखिए यहां पर एक जो है वो क्या है, एक 2 है, एक 2 है, और एक क्या है, एक है 3, एक क्या है 3 है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में मिलेगा उसको ले लीजिए। एक 2 मिल रहा है तो 2 को ले लेंगे, एक 3 मिल रहा है तो 3 को ले लेंगे, तो 2 तिया कितना हो गया, 6 हो गया। ये हो गया आपका एचसीएफ। इसी तरीके से हम एचसीएफ निकालते हैं।
ठीक है। इसी तरीके से हम HCF निकालते हैं और ये प्राइम फैक्टराइजेशन करके तोड़ के निकाल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब एक शॉर्ट ट्रिक आपको टेक्निक बता रहे हैं, जैसे जैसे आगे सॉल्व करेंगे ना आपको ये चीजें समझ में आने लग जाएगा। कोई तोप चीजें नहीं है। एक आप पावर, मतलब जिसके पावर में सबसे कम वैल्यू होता है उसको रखते हैं, लेकिन उतना पंचायती करने का जरूरत है ही नहीं आपको, ठीक है। आप सीधा देखिए कि दोनों में कौन कौन संख्या जो मिल रहा है उसको उठा लेना है, ठीक है। अब देखिए, अब एक चीज याद रखिए कि जब भी HCF निकालने के लिए बोला जाता है, जैसे दो संख्या 6 और 12 का HCF, तो इसमें से जो छोटा नंबर होता है ना, यही उसका HCF होता है। लेकिन ये इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि छोटा वाला नंबर से ये नंबर कटना चाहिए। अगर ये नंबर पूरा का पूरा कट रहा है तो वो संख्या उसका HCF होगा, नहीं कट रहा है तो इसका फैक्टर होता है, क्योंकि फैक्टर लिखा गया तो इसका फैक्टर होगा कोई ना कोई। तो देखिए, दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है, तो बोलेंगे भैया 6 है। 6 के टेबल में 12 काट पाएगा, मतलब 6 12 को काट पाएगा, तो बोलेंगे बिल्कुल काट देता है। तो अर्थात इसका डायरेक्ट HCF हो जाएगा, वो 6 हो जाएगा। अब बात समझिए यहां पर क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, HCF निकालने का मतलब क्या है कि जो आदमी हमसे HCF निकालना चाह रहा है वो एक्चुअली में चाह क्या रहा है। वो एक्चुअली में ये चाह रहा है कि दो नंबर हमको दिया गया है, इसमें से तुम मुझे एक नंबर ऐसा निकाल के बताओ। एक नंबर, ये 6 और 12 निकाल के दिया है, इसमें से एक नंबर हमें निकाल करके बताओ जो इस नंबर से दोनों से ही कट जाएगा, दोनों से कट जाएगा, दोनों से कट जाएगा। एक नंबर, कोई एक नंबर दो जो वो नंबर, उस नंबर से दोनों संख्या कटेगा। और HCF हमेशा जो बड़ा वाला नंबर होता है उससे हमेशा छोटा ही होता है HCF, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक जैसे एग्जांपल और मैं कराता हूं आपको, ये शॉर्ट वाला डायरेक्ट कराता हूं। जैसे मान लेते हैं 2 4 और 8 है, ठीक है। 2 4 और 8 है तो ये तो बड़ा हो जाएगा, ये इसको नहीं लेते हैं। जैसे 3 और 9 ले लेते हैं, ठीक है। 3 और 9 समझिए, अभी 3 और 9 है तो इसका अगर HCF बोला जाएगा, इसका HCF बोला जाएगा, HCF बोला जाएगा, तो इसमें से जो सबसे छोटा नंबर होता है वही इसका HCF होगा, वही होगा। कंडीशन क्या है कि इसके टेबल में ये आना चाहिए। तो 3 के पहाड़े में 9 आता है, बोलेंगे बिल्कुल आता है। तो अर्थात HCF जो होगा वो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और इसी को अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो 3 के लिए क्या होगा, ओनली 3, और 9 के लिए क्या होता है 3 गुना 3। तो दोनों में मिल क्या रहा है, एक 3 मिल रहा है सिर्फ। तो HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा 3। बात समझ में आया या नहीं आया, बताइए, बात समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। जैसे कि अगला मैंने आपसे एक पूछा था अभी कि 2 4 और 8, इसका HCF क्या होगा। तो मैंने जो टेक्निक आपको बताया कि भैया इसमें से आप ऐसा नंबर जो सबसे छोटा नंबर है वही उसका HCF होता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि इसके पहाड़े में ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए। अगर आ रहा है तो सही चीज है, नहीं तो इसी का फैक्टर होगा, इसी का जो गुणनखंड है वही होगा। तो देखिए 2 के पहाड़े में 4 आता है और 2 के पहाड़े में 8 भी आता है, तो अर्थात इसका तीनों का HCF जो है वो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तोड़ना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं इसे। देखिए 2 को क्या लिखेंगे, सिर्फ 2 लिखेंगे। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 लिख सकते हैं। 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 दुगने 4, 4 दुने 8, ठीक है। तो इसमें क्या मिल रहा है, इसमें बोलेंगे भैया सिर्फ एक 2 मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा। तो HCF में देखना होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो तीनों में मिल रहा है, तो HCF यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा या नहीं आ रहा, बस इतना अभी दिमाग में रख लीजिए, काम हो जाएगा, ठीक है। अगले स्लाइड के ऊपर में चलते हैं और एलसीएम, एक झटके में एलसीएम समझा देते हैं। देखिए बहुत तोप चीज नहीं है, आराम से सीख सकते हैं, ठीक है। एक झटके में सिखा दूंगा, देखिए एक झटके में। अब सेम कंडीशन से ही इसी नंबर का हम एलसीएम आपको निकालने सिखाते हैं, शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है। शॉर्टकट अब देख के निकाल सकते हैं। देखिए एलसीएम का मतलब क्या होता है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मान लेते हैं आपको 6 और 12 दे दिया है और इस दोनों नंबर का एलसीएम पता करना कि क्या होगा। तो देखिए मल्टीपल बोला गया है कि इस संख्या का मल्टीपल लिख दीजिए। 6 का मल्टीपल देखिए 6, 6 दूने 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 6 चौक 36, 6 सत्ते 42, इतना दूर जा सकते हैं। इसके बाद जो 12 नंबर है 12 का लिखिए, 12 कम 12, 12 दूने 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 पंचे 60, 12 छक 72, ये सारी नंबर और आगे और भी आप जा सकते हैं, ठीक है। देखिए मल्टीपल का मतलब होता है गुणज, कि जो भी जिस भी संख्या का आपको मल्टीपल पूछा जाए उसका मतलब होता है कि वह संख्या उतना 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 करके बढ़ते जा रहा है, ऐड होते जा रहा है उस पर, ठीक है। अब इसमें क्या है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल को चेक करना है। दोनों में से लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, कॉमन का मतलब दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, दोनों में समान क्या है। अब मल्टीपल मतलब इसका भी गुणज और इसका भी गुणज। तो सबसे ऐसा कौन सा छोटा गुणज है जो दोनों के टेबल में आता है। तो आप बोलेंगे भैया एक देखिए यहाँ पर 24 है, 24 आता है। आप बोलेंगे भैया एक तो 36 भी है, आप 36 को भी ले सकते हैं, ठीक है। आगे और भी बढ़ता जाएगा उसको भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे छोटा नंबर को लेना है। याद रखिएगा कि यहां पर सबसे छोटा नंबर लेना है। तो यहां पर जो इसका एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम वो हो जाएगा आपका 24। कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24। जैसे आप बचपन में निकालते थे, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है।
जो आपको एलसीएम मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन से तोड़ के बताया उसको बिना प्राइम से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो यहां पर कितना हो गया, 24 हो गया। समझ में आ रहा की बात है कि नहीं आ रहा? अब देखिए एलसीएम का मतलब क्या होता है कि एलसीएम जब कोई हमसे निकालना चाह रहा है, इसका मतलब वो ये चाह रहा है कि भाई तू मुझे यार ये निकाल के बता कि जो दो नंबर है, इस दोनों नंबर को मतलब तुम मुझे एक ऐसा नंबर निकाल करके दो जो कि इस दोनों नंबर से कटता है और सबसे छोटा भी हो, एक छोटा से छोटा नंबर जो ये दोनों नंबर से कट जाएगा, एक ऐसा नंबर खोज खाज के निकाल के दो। ठीक है, तो देखिए वो कौन सा नंबर होगा, वो 24 होगा भाई। एक 6 के पहाड़े में भी आता है, एक 12 के पहाड़े में भी आता है, तो एक चीज तो ये हो गया। अब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन की विधि के द्वारा अगर आप निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, देखिए 6 है, 6 को प्राइम फैक्टर में क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 लिख सकते हैं। इधर कितना 12, 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3। अब देखिए एलसीएम का मतलब क्या होता है कि जो मिल रहा है उसको तो लेना ही है, जो कॉमन है उसको लेना ही है। कॉमन जो है उसको तो लेंगे, 2 मिल रहा है और एक देखिए यहां पर 3 मिल रहा है, तो एलसीएम का मतलब होता है कि जो मिल रहा है 2 उसको तो रखना ही है, 2 गुना 3, और जो छूट रहा है बच रहा है उसको भी उतार दीजिए। तो 2 तिया 6, 6 दुगने 2 तिया 6, 6 दुगने कितना हो गया 12, तो 12 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, 12 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो यहां पर अगर आप गौर करेंगे तो मैंने आपको एक झटके में एक चीज यहां पर थोड़ा सा मिसिंग हो गया कि भैया यहां पर देखिए 12 जो है इस पे भी दोनों कॉमन था, तो इस तीनों में से हम किसको लेंगे, हम 12 को लेंगे, हम 12 को लेंगे। क्यों, क्योंकि 12 सबसे छोटा है, 12 सबसे छोटा है, 12 सबसे छोटा है। जब मैंने बताया होगा तो बहुत सारे लोगों के मन में आया होगा भैया गलत बता दिए, और सही है यार, मेरा मतलब ध्यान वहां नहीं गया। ठीक है, 6 और 12 का एलसीएम जो होगा ये सबसे छोटा यहाँ पर क्या है 12 है, तो 12 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसीलिए अब यहाँ पर जो मिस्टेक हुआ मेरा, वो मिस्टेक हुआ, ये एक मतलब तरीका है समझाने के लिए। इससे जब हम निकालते हैं तो कभी भी एलसीएम गलत नहीं आता है। यहाँ से जैसे मिसिंग हो गया, अब मैं काट के हटा भी सकता हूँ ये पार्ट, लेकिन हटाऊंगा नहीं। ठीक है, क्योंकि इंसान से ही गलती होता है। ठीक है, तो यहां पर जैसे गलती हुआ तो उस इस पे गलती नहीं होता, लेकिन ये समझाने के लिए है कि यह सबसे छोटा वाला नंबर जो मिल रहा है उसको लेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा यहां तक। और ये प्राइम फैक्टराइजेशन की विधि के द्वारा हम निकालते हैं कि दोनों में जो समान है उसको तो लेना है, और एलसीएम में जो बच जा रहा नंबर उसको भी लेना है। अब एक शॉर्ट टेक्निक देख लीजिए जिसके मदद से आप देख के निकाल सकते हैं कि 6 और 12 है। अब देखिए एलसीएम में क्या केस है कि एलसीएम में दोनों में से जो बड़ा नंबर है वो उसका एलसीएम होगा। कंडीशन क्या है कि ये जो इसका बच रहा है नंबर, इसके टेबल में ये पूरा पूरा संख्या कट जाना चाहिए। 6 के पहाड़े में 12 आता है, बोलेंगे बिल्कुल आता है, अर्थात इस दोनों नंबर का जो एलसीएम होगा वो सिर्फ 12 ही होगा। ठीक है, अगर 2, 4 और 8 है, इसका एलसीएम कितना होगा, तो मैंने आपको क्या बोला कि एलसीएम जिस भी संख्या का निकालने के लिए बोला जाएगा उसमें से जो सबसे बड़ा नंबर होता है वही उसका एलसीएम होता है। लेकिन कंडीशन क्या है कि पीछे वाला जो नंबर बच रहा है उसके टेबल में वो आना चाहिए। देखिए 4 के पहाड़े में 8 आता है, बोलेंगे बिल्कुल आता है। 2 के पहाड़े में 8 आता है, बोलेंगे बिल्कुल आता है। 8 स्वयं से कट ही जाएगा, तो अर्थात एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 8। एलसीएम क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी कि 2, 4, 8 का एलसीएम कितना होगा 8 होगा। और 8 एक सबसे छोटा से छोटा नंबर है जो कि तीनों से डिविजिबल है, मतलब इन तीनों नंबर से कट जाएगा। ठीक है, और अगर 8 नहीं होता तो उसका सिर्फ आपको मल्टीपल कर रहा है, सिर्फ मल्टीपल करना है एलसीएम में बड़ा वाले संख्या का। मतलब क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। अगर 6 और 9 है और आपसे बोला जाएगा कि यार भैया बताइए इसका एलसीएम क्या होगा, तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि दोनों में से जो बड़ा नंबर है उसको पिक कर लीजिए, वही हो जाएगा। लेकिन फिर आप जब देखेंगे कि पहले 6 है, इसके टेबल में 9 नहीं आता है, तो जब 9 नहीं आता है तो कटेगा नहीं, नहीं आता है तब क्या करना है कि हम क्या निकाल रहे हैं एलसीएम। अंतिम वाला नंबर क्या है मल्टीपल, यानी कि जो नंबर है उसी का मल्टीपल होगा। 9 का पहाड़ा एक बार पढ़ दीजिए, 9 मतलब 2 बार, 9 दूनी कितना हो गया 18। अब 18 आ गया, अब 18 से दोनों नंबर से ये नंबर डिविजिबल होना चाहिए। 9 के पहाड़े में 18 आता है, बोलेंगे बिल्कुल आता है। 6 के पहाड़े में 18 आता है, बोलेंगे बिल्कुल आता है। तो अर्थात 6 और 9 का जो क्या बोलते हैं उसको एलसीएम होगा वो होगा 18 आपका, और ये सबसे छोटा से छोटा नंबर है जो दोनों से डिविजिबल है। ठीक है, समझ में आ रहा कि बातें नहीं आ रहा। और अगर इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुना 3 लिख सकते हैं। 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3, 3 गुना 3, 3 गुना 3। अब यहां से हम एलसीएम निकालेंगे तो जो मिलेगा उसको तो रखना ही है, बाकी सबको रखना है। एक 3 रहेगा, एक 2 रहेगा और एक फिर 3 रहेगा, तो 3 दूने 6, 6 कितना हो गया 18 हो गया। यही चीज को आप देखकर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो ये ऑप्शन जैसे मतलब ये आपको एक चीज बताए हम कि इस तरीके से एलसीएम और एचसीएफ बड़े बड़े नंबर का आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गया।
आपको इस चीज में आपको समझ में आ गया होगा कि फैक्टर और प्राइम फैक्टर में अंतर क्या है। ठीक है, फैक्टर और प्राइम फैक्टर में अंतर क्या है। जैसे फैक्टर की बात करें तो 12 का अगर फैक्टर देखेंगे तो 12 1 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, ये सारे के सारे फैक्टर है। लेकिन प्राइम फैक्टर में जब 12 को लेना होगा हमें तो हम लेंगे 2 लेंगे, मतलब प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो क्या करेंगे, सिर्फ प्राइम नंबर को लेकर के इसको 12 बनाना है। ठीक है, 12 बनाना है तो 12 को कैसे बना सकते हैं, 4 तिया 12 बना सकते हैं। 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2, और इधर 3 है तो ये वाला हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3। क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ना आसान है, यहां आप सारे नंबर्स को लेना पड़ेगा फैक्टर में। प्राइम फैक्टर्स में इजी होता है। ठीक है, जैसे 12 है तो 12 को ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 2 से चला जाएगा 6 बार में, 2 से चला जाएगा 3 बार में, तो क्या हो गया 2 गुना 3, तो 2 दूने 4, 4 तिया 12। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, इससे इजी होता है निकालना। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बोला जाएगा तो अभाज्य में सिर्फ हम अभाज्य संख्या को ही लेंगे। ठीक है, कोई भी भाज्य संख्या हम पिक नहीं करेंगे। समझ में आ गया बात है या नहीं आ गया? ठीक है, आ गया होगा। अगला देखिए, अब आ जाइए सवाल पर आ जाइए। उससे पहले, सवाल पर आने से पहले एक दो चीजें मैं आपको और थोड़ा सा बताता हूं यहां पर, और एक बताता हूं, सिर्फ एक चीज बताऊंगा, ज्यादा बताऊंगा नहीं। एक चीज ये क्या है भाई, ये है कि मतलब बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, ये जो एक चीज आपको बता रहे हैं, ये एक मेथड बता रहे हैं आपको। ठीक है, बेसिकली ये आपको एक मेथड बता रहे हैं। मेथड क्या है, डिविजिबिलिटी का नियम, विभाजकता का नियम बता रहे हैं। ठीक है, एक विभाजकता का नियम बता रहे, एक कोई भी संख्या को काट देगा। कोई भी संख्या है, मान लेते हैं 7 3 2 और अंतिम में 4 है, ये वाला नंबर है मान लेते हैं। ठीक है, अब इसी की मदद से सारे आपको मैं बता देता हूं कि क्या केस बनता है। देखिए, एक दो जो कटेगा, दो से ये संख्या पूरा कटेगा नहीं कटेगा, उसका सिर्फ अंतिम नंबर में आपको फोकस करना है कि अंतिम नंबर अगर सम संख्या है यानी कि 2 से वो नंबर कट जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, 2 का ये है। उसके बाद 4 का देखिए आप, 4 का क्या है, डिविजिबिलिटी का नियम, मतलब 4 से ये पूरा का पूरा संख्या कटेगा या नहीं कटेगा। अंतिम का 2 नंबर अगर 4 से कट रहा है तो पूरा का पूरा नंबर 4 से आपको कट जाएगा। अंतिम का ये कितना है, 8 है। अंतिम का अगर 3 नंबर 8 से कट रहा है तो वो पूरा का पूरा नंबर जो है वो 8 से आपका कट जाएगा। तो ये क्या है, सम संख्याओं का कुछ खेल है। ठीक है, एक बात समझ गए, ये सम संख्या का खेल। अब अगर मान लेते हैं कि आपको 3 का पूछा जाएगा, 3 कि ये संख्या 3 से कटेगा या नहीं कटेगा, सिर्फ आप चेक करके ऊपर से ही पता कर सकते हैं कि कटेगा कि नहीं कटेगा। 3 और 9 दोनों एक ही जैसा काम करता है। 3 और 9 कैसे, आइए देखते हैं। देखिए, इसका डिजिट का सम को देखिए, डिजिट का सम मतलब इस आपस में सभी संख्या को जोड़िए, 7 + 3 + 2 + 4, 7 और 3 10, 10 और 6 कितना हो गया, 16। अब ये आ गया 16। क्या 3 के टेबल में 16 आता है? अब सिर्फ ये चेक कीजिए कि 16 जो है क्या 3 के टेबल में आता है, या फिर इसको और एक बार जोड़ दिए, 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। एक नंबर पे भी ला सकते हैं। क्या 7 3 के टेबल में आता है? बोलेंगे नहीं आता है, अर्थात ये संख्या 3 से पूरा का पूरा नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, 9 जो है, 9 का भी सेम केस है कि सबको आपस में जोड़ करके देख लीजिए, जो रिजल्ट आएगा क्या वो 9 से कट रहा है। अगर कट जाए तो संख्या पूरा 9 से कट जाएगा, नहीं कट रहा है अर्थात वो संख्या पूरा 9 से नहीं कटेगा। अभी ये काम आएगा इधर सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इसीलिए बता रहा हूं। उसके बाद 3 9 बता दिए। 6 देखिए, 6 जो होता है, 6 का कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, लेकिन जो संख्या 2 से कटेगा और जो संख्या 3 से कटेगा, जो दोनों संख्या 6 और मतलब जो संख्या 2 से कट रहा है, जो संख्या 3 से कट रहा है, वो संख्या 6 से भी कटेगा। तो अब 2 और 3 से पता करके डायरेक्ट 6 से पता कर सकते हैं। 2 पिछला वाला संख्या अगर सम संख्या 2 से कट जाएगा। अगर डिजिटल सम मतलब सभी अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो ये संख्या 3 से कट जाएगा। 9 सेम केस है। ठीक है, अब 5 का देख लीजिए। 5 एकलौता ऐसा आदमी है, 5 5 5 5 एक एकलौता ऐसा आदमी है कि अंतिम में या तो 0 रहे या फिर 5 रहे, तभी 5 से वो संख्या कटेगा, अन्यथा कुछ भी रहे इसके अलावा 5 से वो संख्या नहीं कट सकता। वो संख्या 5 से नहीं कट सकता। अंतिम में 0 हो या फिर 5 हो तभी 5 से कटेगा। अंतिम में 5 हो या 0 हो तभी 5 से कटेगा। ठीक है, ये बात हो गया। एक 11 का यूज कर लीजिए, 11 का बहुत काम आता है। 11 याद रख लीजिएगा, मतलब इतना याद रखना आसान है। ठीक है, 11 क्या कहता है कि ये जो नंबर है ना, ये नंबर, इसका अल्टरनेट नंबर को देखिए। 7 और 2 जोड़ दीजिए 9, और 4 और 3 कितना हो गया 7। और इस दोनों नंबर का क्या करना है, माइनस करना है। माइनस करने के बाद जैसे यहाँ पर 2 आया, लेकिन 2 आया, अगर 0 आएगा या फिर 11 आएगा, अगर 0 और 11 आया तो वो संख्या पूरा का पूरा 11 से कट जाएगा। अगर 0 और 11 नहीं आता, उसके अलावा कुछ भी आता हो, तो वो संख्या 11 से डिविजिबल नहीं होगा। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैंने आपको बताया है।
ठीक है। 11 का डिविजिबिलिटी का नियम क्या होता है कि 11 को चेक करने के लिए एक छोड़ के एक संख्या को क्या करना है, आपस में को मिलाना है भाई, कि 7 और 2 दोनों को जोड़ लेंगे, इसका पेयर बना लेंगे, 4 और 3 7 का, ठीक है। तो 7 और 2 9, 9 में से 7 घटेगा तो बचेगा आपका 2, 2 बच रहा है। अगर यहां पर 0 आ जाता या फिर 11 आ जाता तो 11 से वो डिविजिबल हो जाता। अगर 11 और 0 को छोड़ के कुछ भी अलग आए, यानी कि वो संख्या जो है वो आपका 11 से नहीं कटने वाला है। बस यही मेरा समझाने का बात है, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। 5 एक ऐसा चीज है जिसके अंत में 5 होगा या फिर 0 होगा तो वो संख्या 5 से कटेगा, बाकी उसका पीछे कुछ भी रहे वो संख्या 5 से नहीं कट सकता, ठीक है। और अंतिम में कोई किसी संख्या के अंत में 5 है, यानी कि वो संख्या सिर्फ 5 से ही कटेगा। हो सकता है कि 3 से कट जाए, अलग बात है, लेकिन ये चीजें देखना है आपको, ठीक है। आगे आ जाइए भाई, आगे अब बातचीत कर लेते हैं, अब सवाल पर आ जाते हैं। देखिए, अब जितना भी चीजें बताना था वो मैं आपको बता चुका हूं। अब आप आराम से एक एक चीज खुद आप करेंगे और देखिए, देखते चलिए। इतना बताना फिर मेरा सफल हो जाएगा कि भैया सही चीजें बता दिया। देखिए, जैसे यहां पर एक चीज और बता सकता हूं मैं, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। एक चीजें बता रहा हूं, सबसे पहले आसान वाला समझ लीजिए, यहां पर हल करना है। और देखिए यहां पर 140 का अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त करना है 140, तो क्या करेंगे, यही जो टेक्निक है, 2 सत्ते 14 0, 2 सत्ते 14 0, 2 से जब भी किसी भी संख्या को मतलब डिवाइड करेंगे तो उसका आधा होता है, आधा होता है, ठीक है, आधा होता है। अब देखिए, अब यहां से 2 से करेंगे तो फिर 35 बार में जाएगा। अब देखिए, अब अंतिम में क्या है भाई साहब, अंतिम में कितना है, अंतिम में 5 है। ऐसे बहुत सारे आदमी को पता है कि डायरेक्ट 5 से चला जाएगा, 5 सत्ते 35, लेकिन मैं आपको सिखाने के लिए बता रहा हूं कि अंतिम में क्या है, 5 है। तो ये आदमी 5 जो है, अंतिम में 5 है, तो ये संख्या या तो 5 से भाग जाएगा या फिर 3 से जा सकता है, कई कई बार 3 से चला जाता है, लेकिन अंतिम में 5 है, अर्थात वो 5 से तो भाग जाएगा ही जाएगा, या 3 से भी जा सकता है, ठीक है। और 5 से वही संख्या भाग जाएगा जिसके यूनिट डिजिट में, मतलब अंतिम अंक 5 और 0 रहे, वही 5 से भाग जाएगा। इसके अलावा अगर कुछ भी रहे अंत में तो वो 5 से भाग नहीं जाता है। यानी कि एक बात कंफर्म है कि यह संख्या 5 से भाग हो जाएगा। दूसरा बात, अंतिम में क्या है, विषम संख्या। 5 जो है वो एक ऑड नंबर है, वो एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर का मतलब होता है विषम, विषम संख्या। तो विषम संख्या कभी भी सम संख्या, विषम संख्या को नहीं काट पाता है। तो कोई भी सम संख्या पर लाएंगे नहीं, 2 4 इस सब से काट नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये समझने वाली बात है। तो फिर हम क्या करेंगे, 3 का डिविजिबिलिटी का नियम क्या होता है कि 3 का पहाड़ा में डायरेक्ट आप चेक कर लीजिए या फिर दोनों को आपस में जोड़ लीजिए। 5 और 3 कितना होगा, 8। क्या 8 3 के पहाड़े में आता है, बोलेंगे नहीं आता, अर्थात ये नहीं, 3 से नहीं कट पाएगा। अर्थात क्या करेंगे, हम यहाँ पर 5 लगा देंगे, 5 से क्या चला जाएगा, 5 सत्ते 35, फिर 7 से यहाँ पर करेंगे तो 7 एकम एक बार में। फिर यहाँ पर ये आ गया सारे के सारे नंबर। अब लिखना है 140 के अभाज्य गुणनखंड, 140 के यहाँ पर लिखिएगा 140 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया भाई, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, तो लिखिएगा यहाँ पर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, ठीक है। तो 2 2 बार है तो इसलिए 2 के पावर में 2, 5 इंटू 7, 2 2 बार है, 2 के पावर में 2 का मतलब है कि 2 2 बार है, इसीलिए 2 का स्क्वायर कर दिए, फिर 5 इंटू 7, ये आपका करेक्ट उत्तर हो गया। इसी चीज को, ये जो पूरा यहाँ पर महाभारत करे हैं ना, इतना कुछ करने के बाद ये आप एक झटके में निकाल सकते हैं, एक झटके में निकाल सकते हैं। कैसे, आइए बताते हैं। देखिए, देखिए अब ये एक झटके में आप निकाल सकते हैं। कितना है, 140 है, 140। अब देखिए, एक टेक्निक को समझने की कोशिश कीजिएगा, अपना दिमाग और बुद्धि को थोड़ा यहां पर प्रयोग कीजिए कि भैया अंतिम में जब भी 0 रहेगा ना, 0 रहेगा तो इसके लिए हमेशा 2 इंटू 5 आप मतलब लिख दीजिए। अंतिम में एक 0 है इसलिए 2 इंटू 5। अंतिम में 2 0 रहेगा तो 2 को 2, 2 को 5 लिखना है। क्यों लिख रहे हैं अभी बता रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं उसके पीछे का रीजन बताऊंगा। अब बचा क्या, सिर्फ 14 बचा है। 14 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 7 लिख सकते हैं, 7 दूनी 14 होता है। बस इसको अरेंज कर लीजिए, 2 गुना 7 गुना 5, बात खत्म हो गया। 7 गुना 5 ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन करने का मतलब सबसे आसान तरीका। आसान मतलब तो ऐसे निकालते हैं, मतलब ये ऐसे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे हमने क्या किया है, बेसिकली 140 को क्या कर रहे हैं, 140 को 14 गुना 10 हम अपने दिमाग में लिख रहे हैं। तो इस 10 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 5, और इस 14 के लिए क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 7। इसको सरिया लीजिए, सिर्फ 2 गुना 2 आगे लिख लेंगे, 5 उसके बाद 7, बस हो गया, बात हो जाएगा, ठीक है। और अगर अगर अंतिम में 2 0 होगा, 2 0 होगा तो उसको कंसीडर कर लेंगे 100, और 100 रहेगा तो यानी कि 2 को 2 लिखना है आपको और 2 को 5 लिख देना है। होगा क्या, 5 5 25 और 2 2 4, 25 चौका 100। ये पूरा का पूरा मामला यहां पर बन जाएगा।
ठीक है। अंतिम में 2 जीरो दिखेगा तो ये करना है, अंतिम में 1 जीरो दिखेगा तो 2 इंटू 5 लिखना है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसको तोड़ देते हैं, 14 इंटू 10 में हम तोड़ रहे हैं अपने दिमाग में के अंदर ही कि 10 इंटू 14 बराबर, इसको अगर आपस में गुणा कर दिया जाए तो 140 ही मिलेगा, ये चीज आपको पता है। तो 10 के लिए हम 2 गुना 5 लिख रहे हैं, 14 के लिए 2 गुना 7 लिख रहे हैं, और इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने। और अगला ये क्या है भाई, ये क्या है? ये तो अभी बताया था मैंने आपको। ठीक है, अगला देख लीजिए। 156, बताइए 156 कितना होगा? तो इसका हल करेंगे, हल करेंगे भाई। आ जाइए, 156 लिखा गया, 156 लिख दीजिए। अब देखिए ये कैसे जाएगा, 2 से काट लीजिए, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, कट गया भाई। फिर 2 से करेंगे तो 2 तिया 6, 2 नाम 18। अब यहां पर 2 से ही हमने क्यों किया? आपके मन में सवाल आता होगा कि भैया आपने फटाक से 2 से लगा दिया इसको, फिर 2 से। देखिए इसका यूनिट डिजिट कितना है, 6 है। तो दिख रहा है कि हमको सम संख्या है, तो 2 के पहाड़े में 6 आता है, कट जाएगा। यानी कि अर्थात मुझे ये पूर्णतः विश्वास हो गया कि ये संख्या 2 से पूरा डिविजिबल हो जाएगा। तो हमने क्या किया, 2 सत्ते 14, 1 बच रहा, 2 अट्ठे 16, ये पूरा नंबर कट गया। फिर 2 से इसको काटेंगे तो 2 तिया 6, 2 नाम 18, पूरा कट गया है। अब ये संख्या जो है ये आपका 2 से नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि अंतिम में विषम संख्या है, विषम संख्या 2 से नहीं कटता। ठीक है, अब देखिए, अब इसको 3 से भी आप काट सकते हैं। 3 से कटने का टेक्निक क्या है कि दोनों नंबर को आपस में ऐड कीजिए। 9 और 3 कितना हो गया, 12, 12, 12 आ गया। क्या 3 के टेबल में 12 आता है? बोलेंगे बिल्कुल आता है भैया, 4 बार में, अर्थात 3 के पहाड़े में ये नंबर कट जाएगा। तो 3 का दीजिए यहां पर, 3 कम 3, 3 तिया 9, यानी कि 13 तिया 39। अब 13 एक लौता ऐसा आदमी है जो कि खुद से ही कटता है और किसी से नहीं कटता है। अब यहां पर आपको लिखना है कि 156 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या यहां पर लिखिएगा। ठीक है, 156 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या लिखिएगा। उसके बाद इसको उतार दीजिएगा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। एक को लिखने का जरूरत नहीं, 2 2 बार है, यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। ठीक है भाई, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये हो गया आपका करेक्ट उत्तर, यहां और लगाने की जरूरत है नहीं इसको। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल में आपका काम आएगा बहुत ज्यादा। अभी जो चीजें टेक्निक मैंने आपको सिखाया वो सारे के सारे यहां इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, देखिए हल करते हैं अगला वाला। 3825 है, कितना है, 3825, 3825। अब देखिए एक चीज तो मैंने आपको बताया अभी अभी कि ये संख्या जैसे आपके अब देखेंगे तो भैया बोलेंगे भैया 2 से हम क्यों नहीं भाग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, नहीं कर रहे। तो मैंने आपको बताया कि अंतिम नंबर में आपको फोकस करना है, या अंतिम नंबर अगर विषम संख्या है तो वो संख्या मतलब भाग नहीं जाएगा सम संख्या से। तो 2 2 का मतलब भाग देकर टाइम वेस्ट है, मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता कि 2 से हम लगाएं। तो अंतिम में कौन सा संख्या है, एक विषम संख्या है और 5 है, खास करके 5। तो अंतिम में 5 है, तो एक चीज तो कंफर्म हो गया कि ये 5 से पूरा का पूरा डिविजिबल होगा। लेकिन फिर भी हम 3 से चेक कर लेते हैं। तो क्या इतना बड़ा नंबर आप 3 से डिवाइड करेंगे इससे भैया कि 3 8 25 है और काटते चले? नहीं, मैंने जो आपको बताया अभी अभी उसका प्रयोग कीजिए कि 3 का डिविजिबिलिटी का नियम क्या बोले थे आपको कि अंकों का योग कीजिए। 5 और 2 7, मतलब देखिए 3 8 2 और 5 सबको जोड़िए, सबको जोड़िए, 8 2 10 और 8 कितना हो गया, 18। अब 18 3 के टेबल में आता है? बोलेंगे हाँ भैया 6 बार में कटता है, अर्थात ये संख्या जो है वो 3 से आपका पूरा नंबर कट जाएगा, पूरा कट जाएगा। हो गया काम आसान में, हुआ कि नहीं हुआ बताइए? अब 3 से काट लीजिए, 3 एकम 3 खत्म हो गया, 3 दूने 6, 3 दूने 6, तो यहां पर कितना बचेगा, 22, 3 7 21, 3 5 15। अब कितना आ गया, 1275। अब 1275 आया तो अंतिम में फिर देखिए कितना आया, 5 5 आया है भैया। तो 2 से जाएगा नहीं, 4 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि 5 एक विषम संख्या है, तो सम संख्या लाने का कोई फायदा नहीं। कोई भी सम संख्या इसको नहीं काट पाएगा, क्योंकि अंतिम में क्या है, 5 है, विषम संख्या है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सब बातें। अब क्या है कि अब बात कुछ इस प्रकार से है मेरा भाई कि अंतिम में 5 है, तो 5 तो एक कंफर्म है कि 5 से डिविजिबल होगा, लेकिन फिर भी हम 3 से ट्राई कर लेते हैं। तो 3 से ट्राई करने का मतलब क्या होता है कि आपस में जोड़िए, 7 5 12 3 कितना होता है, 15, 15 3 के टेबल में आता है 5 बार में, अर्थात ये भी 3 से आपका कट जाएगा। तो काट लीजिए, 3 चुका 12 पूरा कट गया, 3 दूने 6, 1 बचा, 3 5 15, फिर भी 5 आ रहा है अंत में, फिर 5 आ रहा है। तो ये 5 से तो कटेगा ही, लेकिन फिर भी 3 से ट्राई कर लेते हैं। 3 से टेक्निक क्या है कि आपस में जोड़िए, 5 4 9 2, अब कितना आ गया, 11 आ गया। तो 3 के टेबल में 11 नहीं आता, तो यानी कि अब 3 से नहीं कटेगा, अब सिर्फ ये संख्या 5 से ही कटेगा। तो 5 को ले आइए, 5 को ले आइए, 5 8 40, 2 बचेगा, 5 5 25। ठीक है, अब फिर 5 से ले आइए, अब ये संख्या 3 से भी कटेगा, नहीं कटेगा, 8 5 कितना होता है, 13, 13 3 के पहाड़े में नहीं आता, तो छोड़िए। 5 से फिर काट लीजिए, 5 से कितने बार में जाएगा, 5 1 5, 5 7 35, 17, 17 25 85 होता है।
फिर आ जाइए आप 17 से एक ही बार में जाएगा। फिर यहाँ पर लिखेगा 3825 का अभाज्य गुणनखंडों की संख्या और लिख करके ये पूरा उतार दीजिएगा। कितना है भाई, 2 को 3 है, 2 को 3 है, 2 को 5 है, 2 को 5 है और 1 को कितना है 17 है। तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा 3 का स्क्वायर, मतलब 3 के पावर में 2, 3 2 गो है, 5 भी 2 गो है तो 5 का स्क्वायर इंटू 17 बेचारा अकेले है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फिर नीचे लिखिएगा कि 3825 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ये उतार दीजिएगा, बस हो गया आंसर। ठीक है, तो कितना इजी लग रहा है आपको, मतलब ये टेक्निक समझ करके आपको लग रहा होगा, मजा आ रहा होगा। आ जाइए अगला सवाल। अगला सवाल है 5005, 5005, 5005, ये बताइए कितना होगा। ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप खुद बता पाएंगे, आप इतना दूर सीखने के बाद, इतना दूर सीखने के बाद खुद आप बता पाएंगे। देखिए ऐसे हल करेंगे तो 5000 जो 5 लिखा गया है 5005। अब मुझे आप एक चीज बताइए कि इस संख्या को सबसे पहले आप तो देखिए अंतिम में 5 है, तो ये तो खुद ये बता रहा कि भैया मैं 5 से भाग चला जाऊंगा यार, तू 5 लेके आ, 5 लेके आ। लेकिन हम 3 से अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 3 से करेंगे तो 5 5 10, 10 के टेबल 10, 3 के टेबल में 10 नहीं आता है, तो काम खत्म हो गया। अब सिर्फ 5 ही बचा, तो ले लिया 5 को, 5 एकम 1 डबल जीरो जैसे उसे उतार दिया, 5 एकम 5 चला गया खेम, मतलब काम यहाँ पर खत्म हो गया। अब मेन चीज एक यहाँ पर ये है, इसको आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। अंतिम में देखिए एक है, एक विषम संख्या है, ठीक है, और विषम संख्या है तो सम संख्या से ये भाग जाएगा नहीं, मतलब 2 से नहीं जाएगा। अब 3 से अगर भाग करेंगे तो 1 1 2 बन रहा है, 3 के टेबल में 2 नहीं आता तो जाएगा नहीं। ठीक है, 4 से जाएगा नहीं क्योंकि अंतिम में विषम संख्या, 5 से जा नहीं सकता क्योंकि 5 से वही संख्या भाग जाता है जिसके अंत में 5 हो या फिर 0 हो, तो ये भी बात नहीं बनेगा। 6 उसी संख्या से भाग जाएगा जो 2 और 3 दोनों से कटता है, लेकिन ये किसी से नहीं कट रहा तो 6 का बात नहीं बन रहा। 7 आप ट्राई कर सकते हैं। 7 का एक डिविजिबिलिटी का नियम है, थोड़ा सा उम्दा है, तो अभी उसको अब थोड़ा मतलब दिमाग आपका झंझना जाएगा, इसलिए आप यहाँ पर डायरेक्ट देख लीजिए। 7 से ये भाग जा सकता है तो 7 से भाग लगाइए, 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 चौका 28, 2 बचेगा, 7 तिया 21, ये 7 से पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा। तो 7 से कीजिए, 7 एकम 7, तो 10 में से 7 घटाएंगे 3 बचेगा, एक 0 है, 30 हो गया, तो 7 चौके फिर 28 हो गया। 7 को 30 से फिर डिवाइड करेंगे तो 7 चौके 28, 2 बच रहा है, आगे 1 है तो ये हो गया 21, 7 तिया 21, ये आ गया। अब देखिए, अब समझिए यहाँ पर अंतिम में कितना है, 3 है, 3 है, अंतिम में विषम संख्या है, तो कौन सा नंबर इसको काट पाएगा, कोई भी सम संख्या इसको काट नहीं पाएगा, 1 से लेकर 10 तक, ये ध्यान में रखिए आप, नहीं काट पाएगा। ठीक है, तो 6 से भी नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से तो कटने का संभावना ही नहीं है। ठीक है, 7 से 7 दूनी 14, 3 नहीं कट रहा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से 9 एकम 9 और 5 53 नहीं कट रहा, 10 से नहीं कटेगा किसी भी हालत, 11 बच रहा है, 11, क्या ये नंबर 11 से कटेगा? तो 11 का डिविजिबिलिटी का नियम चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था कि जैसे 143 है तो अल्टरनेट नंबर को देखिए, 3 और 1 कितना है 4, 4 ये बच रहा है अकेले 4, तो 4 में से 4 घटाएंगे तो क्या आ रहा है 0 आ रहा है, अर्थात ये नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। ये 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए, अगर ये दोनों में से कुछ भी आ रहा है तो ये पूरा का पूरा नंबर आपका 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो अर्थात यहाँ से आप 11 से इसको भाग कर लीजिए, 11 से, तो कितना बार में 11 कम 11, 11 तिया 33, आगे और कुछ भाग जाएगा नहीं तो 13 को अकेले रख देंगे, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन कितना हो गया, पहले एक 5 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 11 है और उसके 13 है, इसका कोई मतलब डबल नहीं है, तो बस इतना ही आंसर हो जाएगा, इसी को आंसर रखना है। ठीक है, इसी को आंसर रखना है, किसी बात की दिक्कत समस्या दुविधा है तो बताया जाए। ठीक है, आगे देखिए, सबसे इस चैप्टर का सबसे जो टफ सवाल, अगर मानिएगा कोई एक सवाल टफ है तो वो ये वाला सवाल है जो अभी पढ़ रहे हैं आप, ये वाला 5वां नंबर, ये वाला सवाल, ये वाला। ठीक है, 74 29, 74 29 कितना है भाई साहब, 74 29। अब देखिए ध्यान लगाइए, यहां पर अंतिम में क्या है, अंतिम में 9 है, तो अंतिम में 9 है, 9 का मतलब है कि ये एक विषम संख्या है, विषम संख्या, तो ये विषम संख्या से ही भाग जाएगा, सम संख्या से भाग नहीं जाएगा। सबसे बहुत बड़ा नंबर है, यानी कि 1 से लेकर 10 तक किसी भी सम संख्या को ट्राई कर लीजिए, 7000 के करीब नंबर है, ये भाग नहीं जाएगा। तो सबसे पहले आप सम संख्या को हटा दीजिए, 2 से भाग नहीं जाएगा, 4 से भाग नहीं जाएगा, 8 से भाग नहीं जाएगा, 12 से भाग नहीं जाएगा, 10 से तो जाएगा ही नहीं, 16 से भाग नहीं जाएगा, 18 तक ये भाग नहीं जा रहा, 20 तक ये भाग नहीं जा रहा, 14 से भाग नहीं जाएगा, यानी कि ये सारे के सारे नंबर से ये भाग नहीं जाएगा। 3 से, अब विषम संख्या है तो 3 से आप ट्राई कर सकते हैं, तो 3 का चेक करने का टेक्निक क्या है कि नंबर, ये नंबर डिजिटल सम, इसके अंकों का योग देख लीजिए, तो जोड़िए, अंकों का योग जोड़िए, देखिए 7 4 11 और 9 2 11, 11 दूने कितना आ रहा, 22 आ रहा, 22 3 के टेबल में आता है क्या,
22 3 के टेबल में आता है क्या? बोलेंगे भैया 22 3 के टेबल में नहीं आता है तो नहीं कटेगा। ठीक है, तो 3 के टेबल में 22 नहीं आता है तो 9 के टेबल में भी 22 नहीं आता, तो ये 3 और 9 दोनों से नहीं कट रहा। बात तो यहां खत्म हो गया, 3 और 9 तक नहीं कट रहा, 8 से जाएगा नहीं। अब 11 बचा, 11 से आप देख सकते हैं। तो 11 का नियम क्या है? अल्टरनेट नंबर को देखिए, 7 और 2 कितना गया? 9, फिर माइनस करना है इसको, 9 और 4 कितना हो गया? 13। इसको अगर अंतर लेंगे तो सिर्फ कितना निकल रहा है? 2। इसका अंतर देखना, माइनस प्लस नहीं देखना है, 2 बच रहा है, यानी कि 0 बचता या फिर 11 बचता तो वो संख्या क्या होता है? 11 से कटता, लेकिन आ गया 0, अब ये संख्या 11 से नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। अब हमारे पास उपाय नहीं है, अब हमको भाग करना होगा। 12 एक सम संख्या है, कटेगा नहीं। 13 दूनी 26, 13 39, 13 पचे 65, 13 पचे 65, 9 बचेगा, 13 सत्ते 91, फिर 19 आ रहा, 13 से नहीं कट रहा, 14 से कटेगा नहीं, 15 से नहीं कटेगा, क्योंकि अंतिम में 5 है तो ये अंतिम 5 वाला को ही डिवाइड कर पाएगा, दूसरा कुछ अंतिम में 0 या फिर 5 को। ठीक है, 16 सम संख्या भिड़ा नहीं सकते, 17 ट्राई कर लीजिए, 17 ट्राई कर सकते हैं हम, 17 अपन ट्राई कर सकते हैं, 74 29, 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौके 68, 17 पचे 85, तो 17 चौके हो जाएगा 68, 14 में 8 गया तो 6, 14 में 17 चौके 68, 17 पचे 85 ज्यादा हो रहा है 68, 14 में 8 गया तो 6, इधर काट के खत्म, ये 0। ठीक है, 17 तिया 51, 17 तिया आएगा 51 यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 1 19, 17 सत्ते 119, यानी कि 17 के टेबल में ये कंप्लीटली डिविजिबल है। कितना बार में? 437 बार में। अब 437 आ गया, देखिए फिर उम्दा आया है, यहाँ पर उम्दा आया है। उम्दा का मतलब है कि पीछे यार विषम संख्या आ गया, विषम संख्या आया तो यानी कि कंफ्यूज कर रहा हमें कि यार अब 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से ट्राई कर लीजिए फटाक से। 7 3 10 4 14 आ रहा है तो 3 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा तो ये संख्या 9 से 3 से दोनों से नहीं कट रहा है। 4 8 इस सब संख्या का सवाल ही पैदा नहीं होता 10 तक। 12 से कटेगा, 12 24 12 6, 12 से नहीं कटेगा क्योंकि पीछे सम संख्या है, सॉरी विषम संख्या है, तो 12 एक सम संख्या है, कटेगा नहीं। 13 देखिए 13 से काटेंगे तो 13 39, 4 बचेगा 47 हो जाएगा, तो फिर 13 39, 13 पचे 65 ज्यादा हो जाता, तो 13 से भी नहीं कट रहा। 14 42, 1 बचेगा 17 हो जाता, नहीं कटता। 14 ऐसे भी सम संख्या है, नहीं काट पाएगा। 15 से कटेगा नहीं, 16 से नहीं कटेगा, 17 फिर आ सकता है, तो 17 का 17 दूनी 34, 17 51, अगर 17 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाएगा? 17 दूनी 34, अरे भैया कितना है नंबर? 437 है, तो 17 दूनी 34, 17 51 ज्यादा हो रहा है, 13 में 4 गया तो 9 और खत्म है कहानी। 97, 17 के पहाड़े में 97 नहीं आता। फिर 18 एक सम संख्या, 18 से भाग नहीं जाएगा। फिर 19 से ट्राई कर सकते हैं आप, 19 से ट्राई कीजिए तो 437 है, तो 19 दूने 38, 19 या 57, 19 दूने 38, 13 में 8 गया तो 5, इधर 7, 19 या 57, ठीक है, तो ये काट के खत्म हो जाएगा, तो 19 बार में कटेगा ये 23 बार में। ठीक है, और फिर 23 से अकेला बचेगा तो ये 1 बार में कट जाएगा, अर्थात इसके जो अभाज्य गुणनखंड आया वो कितना आया? 17 × 19 × 23, ये हो गया आपका करेक्ट उत्तर। अब मुझे ये चीज डायरेक्ट पता था कि ये 17 19 23 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, क्योंकि मैं सॉल्व करके जब कर रहा था, देख रहा था, तो चीजें को समझ के आया। लेकिन अगर मैं आपको डायरेक्ट बता देता तो जो प्रोसेस है, अगर कल के दिन आपको एक अलग उम्दा सवाल आ जाता तो फिर आप उसको कैसे करते? इसीलिए मैथमेटिक्स को थोड़ा सा समझिए, इसीलिए मैंने आपको डिविजिबिलिटी का नियम बताया था शुरू में कि भैया आप ऐसे चेक करिएगा। कल के दिन देखिए बोर्ड के एग्जाम में जितने भी जैक बोर्ड है ना, ये हूबहू सवाल जो है पेपर में छपता है। 140 की पूछा गया है, अभी आपको दिखाएंगे लास्ट में, यही सवाल पूछा गया है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट चैप्टर, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बोर्ड एग्जाम के लिए। लेकिन अगर आप मल्टीपल और भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होता है कम होता है, एक कॉन्सेप्ट पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो अब क्या है कि अगर आपको इसको प्रैक्टिस करना है तो क्या करना पड़ेगा? या तो फिर आपको आरडी शर्मा आपके पास किताब है तो वहां से प्रैक्टिस कीजिए, या फिर मैं लॉन्ग वीडियो बना करके आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। ठीक है, जो वर्ड प्रॉब्लम होता है उन सभी का, तो टेंशन लेने का जरूरत है ही नहीं। ठीक है, अब ये 1 नंबर प्रॉपर खत्म हो जाता है। 1 नंबर, अब 2 नंबर में बढ़ते हैं। उससे पहले 2 नंबर में देखिए इस तरह के सवाल आपको मिलेंगे, ऐसे ये वाला पूरा का पूरा आपको सॉल्व करना है। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, ये एग्जाम्पल है, तो यहां से आपका चीजें आसान हो जाएगा। ठीक है, कैसे बनाते थे स्टार यार, ऐसे। ठीक है, एग्जांपल है, देखिए संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, बिल्कुल कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 6 को रखिए, 6 को क्या लिख सकते हैं? बोलेंगे भैया 2 × 3, 2 × 6। 20 है, 20 को क्या लिख सकते हैं बताइए? 1 0 के लिए अंतिम में 2 × 5,
और बेचारा एक दो अकेले बचा है, तो इसके लिए एक दो और लगा दीजिए, 2 दूनी 4 पंचे 20 हो गया। या फिर 20 को देख के आपके दिमाग में क्या आ रहा है, 20 को देख के रफ में लिखिएगा कि 4 पंचे 20 होता है, लेकिन 4 को हम नहीं रख सकते, तो 4 को क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 रख सकते हैं, क्योंकि 4 एक भाज्य संख्या है, इसको अभाज्य संख्या में तोड़ना है, तो 2 गुना 2 रख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर दिमाग लगाइए। अब सारी चीजें हो गया, अब यहां से क्या निकालेंगे हम, HCF निकालेंगे। HCF, तो HCF क्या कहता है कि जो दोनों में समान है उसको लेना है, जो दोनों में समान है, तो एगो 2 समान है और कुछ समान है नहीं है, तो सिर्फ 2। LCM क्या कहता है कि जो समान है उसको तो लेना ही है, बाकी बचे हुए नंबर को भी ले लेंगे, तो 2 2 यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर कितना है, 3 बच रहा है, तो 3 ले लीजिए। यहाँ पर इसके साथ में 2 बचा है, 2 ले लीजिए। 5 बचा है, 5 ले लीजिए। अब देखिए 2 तिया 6, 6 दूनी 12, पंचे कितना हो गया, 60 हो गया। ये आपका करेक्ट उत्तर हो गया। ठीक है, ये आपका करेक्ट उत्तर हो गया। ऐसे तो मैं देख के बता सकता था इसका आंसर क्या होगा नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको ये समझा रहा हूं कि ऐसे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही निकालना है, तो ऐसे निकालना है। एचसीएफ में क्या करना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को लेना है, कि दोनों में जो समान है उसको पिक करेंगे, और एलसीएम में क्या करना है हमें कि दोनों में जो समान है उसको तो लेना ही है, बाकी नंबर जो बच गया उसको भी लेना है आपको। ठीक है भाई, तो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तब तक ये वाला सवाल आप ट्राई कीजिए। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। जैसे यहां पर कितने की संख्या 6, 72, 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करके इसका एचसीएफ और एलसीएम बताना है, तो लिखिए भाई कि अपने पास 6 है, 6 को क्या ले सकते हैं, 2 गुना 3। अब देखिए, अब जैसे 72 है, अब कईयों के मन में आएगा कि भैया यार एक बात बताओ, 72 का ऐसे कर लेते हैं अब प्राइम फैक्टराइजेशन, लेकिन भैया आप कुमार सर के पास पढ़ रहे हैं, सर नहीं यार, ब्रदर। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि 72 को आपके दिमाग में रखना है कि भैया 72 को क्या ले सकते हैं, 8 नमा 72 क्या होता है, 8 नमा 72। 8 को क्या ले सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2, और 9 को क्या ले सकते हैं, 3 गुना 3। बास खत्म हो गया, 3 गो 2, 1 2 3 और 2 गो 3, बास हो गया। अन्यथा आप ऐसे भी कर सकते हैं कि भैया यार ऐसे ले लो, 2 से 36 बार में, फिर 2 से करेंगे तो ये 18 बार में जाएगा, फिर 2 से करेंगे, एक्चुअली में जब 2 से डिवाइड करें तो उसका आधा ही करना है, 2 तिया 6, 2 6 12, 2 से इसका आधा कर दिया 18 बार में, फिर 2 से आधा करेंगे 9 बार में, फिर 9 आ गया, 2 से जाएगा नहीं, 3 तिया 9, 3 गो 2, 2 गो 3। समझ में आ रहा है। अब देखिए अगला क्या है, 120 है। अब इसको भी एक चुटकी में आपको निकालने सिखा देते हैं, एक झटके में, सॉरी एक झटके में आप निकाल पाएंगे। अंतिम में एक 0 है, इसके लिए लगा दीजिए 2 गुना 5, आंख को बंद करके। इधर 12 है, 12 को लिखेंगे 3 गुना 4, 4 के लिए 2 गुना 2 लिखते हैं, और ये 3 है, ये है, तो 2 गुना 2 गुना 3 रख दीजिए। मतलब ओवरऑल क्या हो गया, ओवर हो गया 2 गुना 2 गुना 3, और उधर 10 के लिए कितना था, 2 गुना 5, 3 ये था, और 2 गुना 5, 2 गुना 5। इसको आगे पीछे कर सकते हैं, सरिया देंगे, सरिया लीजिए इसको। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। एक 0 के लिए हमने लिखा, हमने क्या किया कि 120 को एक 0 के लिए हम क्या लिख रहे हैं, 2 गुना 5 लिख रहे हैं। ठीक है, अब ये 12 बचा, 12 को लिख सकते हैं 3 गुना 4, या फिर 4 गुना 3, तो इस 4 के लिए हम लिखते हैं 2 गुना 2, और इस 3 के लिए 3, बस ऐसे तोड़ लीजिए। या फिर 120 का ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते रहिए आप ऐसे। ठीक है, जैसे ऊपर में कर रहे थे, 2 से जाएगा ये 60 बार में, फिर 2 से जाएगा ये 30 बार में, फिर 2 से जाएगा ये 15 बार में, फिर 3 से जाएगा ये 5 बार में, बस अभी तक बात बन जाएगा। फिर 5 से जाएगा 1 बार में। ठीक है, ऐसे जाएगा, तो उससे अच्छा है कि ये हो गया, दिक्कत की बात नहीं है। अब जो जो मिल रहा है उसको देखिए, यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है। देखिए एक 2 सब में मिल रहा है, तो एक 2, एक 3 जो है ये मिल रहा है। ठीक है, तो HCF क्या कहता है, HCF कहता है कि जो दोनों में मिल रहा है और समान है, तो दोनों को ले लीजिए। तो क्या मिल रहा है, एगो 2 मिल रहा है, एगो 3 मिल रहा है, अर्थात 6 हो गया HCF। एलसीएम क्या कहता है, एलसीएम कहता है कि जो मिल रहा है उसको तो लेना ही, 2 गुना 3 तो लेंगे ही, बाकी जो बचे हुए नंबर है उसको भी ले लेना है। 2 और 3 ले लिए, यहां पर क्या बचा, 2 को 2, एगो 3 बचा, यहां पर बचा 2 को 2 बच रहा है, और एगो 3 बच रहा है। और नीचे वाले में देखिए क्या बच रहा है, 2 को 2, एगो 5, 2 को 2 और एगो 5 बचा। अब इसको जो आदमी सॉल्व करके चले जाएगा उसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए सॉल्व करने का टेक्निक समझिए समझिए समझिए। जीरो बनाने की कोशिश कीजिए। जीरो का मतलब क्या है कि देखिए 5 दूने 10, 10 दूने 20, 20 तिया 60, 60 दूने 120, 120 दूने 240, 24 तिया 72, और 72 गुना 2, 72 यानी कि 720 गुना 2 कर दीजिए, आंसर हाजिर। जीरो 2 दूने 4 और 2 7 14, 14 से 40 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 14 से 40 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये राइट उत्तर होगा एलसीएम। यहां पर गुना कैसे करना था, 2 तिया 6, 6 दूने 12, 12 दूने 24, 24 तिया 72। अब 72 तक आप रुक जाइए, अब आगे करने का जरूरत नहीं आपको।
5 दूने 10, 10 दूने कितना होता है 20 होता है। अब अंतिम में जब भी किसी भी संख्या को जीरो जीरो मतलब अंतिम में जीरो लगा हुआ है तो अंतिम में एक जीरो अपने मन से आप मान लीजिए कि ये वाला जीरो अंतिम में ही चिपकेगा। जिसका भी अंत में जीरो है यानी कि ये जीरो अंत में आने वाला है। इस दो से इसको गुना करिए, दो दुगने कितना होता है भाई साहब बोलेंगे 4 होता है। दो सत्ते कितना हो गया 14 हो गया, तो बात बन गया 14 से 40 आपका करेक्ट उत्तर हो गया। ठीक है, आ रहा समझ में या नहीं आ रहा वो बताइए। ठीक है, अगला नंबर अब आ जाते हैं एक्सरसाइज के ऊपर में, और उम्मीद करें कि ये सवाल आप कर पाएंगे सारे के सारे नंबर। ठीक है, आ जाइए देखिए। अब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। कर देते हैं भाई साहब, कर देते हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं। पहला देखिए, पहला क्या है 12 15 और कितना है, ठीक है। देखिए अगर यहां पर हल करेंगे अपन, इसको हटा देते हैं यार, ये हटा ही देते हैं, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो देखिए 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 12 को लिख सकते हैं 4 तिया 12, 4 तिया 12 का मतलब है कि 2 गुना 3 12। 15 को क्या लिख सकते हैं 3 गुना 5, 3 पचे 15, तो 3 पचे 15 रख दीजिए। अब 21 है तो 21 को एक ही लिख सकते हैं 3 गुना 7, 7 तिया 21, बस यहाँ पर बात खत्म हो जाएगा। अब आपको तीन चीजें यहाँ से दो चीजें निकालना है, एक एचसीएफ। एचसीएफ में क्या देखना होता है, जो तीनों में मिल रहा है उसको ले आइए, जो तीनों में मिल रहा है वो उसको ले आइए, जो तीनों में मिल रहा है उसको ले आइए। तो तीनों में क्या मिल रहा है, बोलेंगे भैया एक ही चीज मिल रहा है, वो क्या है 2 है, एक ही चीज मिल रहा है, ये आपको दिखा रहे हैं, ऐसे करना नहीं है, एक ही चीज। तो 3 मिल गया तो एचसीएफ 3 हो गया। अगर एलसीएम पूछा जाएगा तो देखिए एलसीएम में जो मिल रहा है उसको तो रखना ही है, बाकी जो बच गया नंबर उसको भी रख लीजिए। तो बच क्या गया है 2 को 2 और भी बच गया ऊपर वाला लाइन में, इसमें 5 बचा है और इसमें 7 बचा है। गुना कर लीजिए, गुना कर लीजिए। देखिए गुना करने का टेक्निक बता देते हैं। यहाँ देखिए 5 दूने बन गया, क्या बन गया 10 बन गया, एक 10 बन गया, बस रहने दीजिए। 3 दूने 6 सत्ते 42, ये 42। इधर जीरो है, जीरो एगो लगा दीजिए, मतलब 42 को अगर 10 से गुना करेंगे, इधर जीरो है तो जीरो आएगा, 1 से 42 को गुना करेंगे तो इतना ही आएगा, अर्थात 420 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये गुना करने का टेक्निक है। ऐसे नहीं कर पा रहे सीधे कर लीजिए, मतलब 5 दूने मैंने 10 बना लिया सबसे पहले, अब बचा हुए नंबर को गुना कर दिए कि 7 दूने 14, 14 गुना 3 बराबर 42 होता है। हमें पता है कि अंतिम में जीरो है तो ये अंतिम में एक जीरो आएगा ही, एक गुना 42 बराबर ये 42 ही आएगा, तो ये 420 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अपने दिमाग से टेक्निक लगाना है। ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अगला देखिए, अगला अगला इसी को कॉपी करना होगा। ठीक है, अगला देख लीजिए यहाँ पर अगला नंबर कौन सा सवाल है, अगला नंबर दूसरा नंबर है, यहाँ पर है 17। कितना है भाई साहब 17 है, तो 17 को क्या लिख सकते हैं, बोलेंगे भैया 1 गुना 17, 1 गुना 17। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, एक जो है एक जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है। ये अब कितने आदमी को पता था पहले से बताइए, तो शुरू दिन में बताए होंगे कि एक जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए एक को कंसीडर नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि अभाज्य संख्या होने के लिए कम से कम 2 गुणनखंड होना चाहिए, उसका 2 गुणनखंड होना चाहिए। एक बेचारा ऐसा है जिसके पास सिर्फ एक ही गुणनखंड है, एक ही का मतलब एक ही है, यही एक है इसका गुणनखंड, और दूसरा कोई नहीं है, तो इसलिए एक को अभाज्य गुणनखंड में नहीं लेते। तो यहां पर लिखना पड़ेगा आपको 1 गुना 17, 17 को एक से ही काट सकते, मतलब कर सकते हैं, और उपाय नहीं है। उसी प्रकार से 23, 23 एक अभाज्य संख्या है, तो 1 गुना 23 हो जाएगा, या 23 एक नहीं भी लिखेंगे तो शायद ऐसे ही लिखिए, आप सिर्फ 17 लिखिए, सिर्फ 23 लिखिए, और 29 है तो 29 को सिर्फ 29 ही लिख सकते हैं, या फिर गुना एक कर सकते हैं। देखिए जब भी कोई संख्या का एचसीएफ निकालने के लिए बोला जाएगा और कुछ भी ना मिले, यानी कि इस सब में कुछ भी नहीं मिल रहा है, इसका मतलब उसमें एक कॉमन है, एक सब में 17 गुना 1 लिख सकते हैं, 23 को 23 गुना 1 लिख सकते हैं, 29 को 29 गुना 1 लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा आपका 1, और एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम सबको उतार लीजिए, 17 है, 23 है, और कितना है 29 है। अब यहां से गुना कर लीजिए, देखिए 17 तिया 51 के एक हाथ मेरा 5, 17 दूने 5 और 17 दूने 34 और 5 होता है 39, 391। 391 को अगर आप कितना से गुना करना है, 29 से करना है, 29 से कर लीजिए भाई। 9 एकम 9, 9 ना 81 के एक हाथ मेरा 8, 9 तिया 27 और 5 30 और 5 होता है 35। ठीक है, अब करिए फिर 2 एकम हो जाएगा 2, 2 नाम 18 के 8 हाथ में 1, 2 तिया 6 1 7, सबको ऐड कर लीजिए 9 3 8 5 13 का 3 हाथ में 1 7 3 10 11 11 11 33 9 11 33 9 11 33 9, ये हो जाएगा आपका करेक्ट उत्तर। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया बात। ठीक है, अगला देखिए, अगला सवाल, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर में ये रहा भाई, इसको बताइए भाई। इस
देखिए कितना है, 8 है। 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2। उसके बाद 9 है, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3। 8 को 3 बार 2 लिख सकते हैं, 9 को 2 बार 3 लिख सकते हैं, बात खत्म है। उसके बाद 25 है 25 को क्या लिखेंगे, 5 गुना 5। इसमें क्या निकालना है, एचसीएफ। जब तीनों में कुछ भी कॉमन ना दिखे, इसका मतलब क्या है, उसके अंदर में एक कॉमन है, ठीक है। किस कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब उस पर क्या है, एक कॉमन है, एक। तो एचसीएफ इसका एक आएगा। एक ऐसा नंबर है जो तीनों को काट सकता है, दूसरा कोई नंबर एक ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर सकता जो कि इस तीनों नंबर को काटेगा, ठीक है। तो एक अकेला ही ऐसा नंबर है जो तीनों नंबर को काट सकता है। एचसीएफ का मतलब भी यही होता है। इसके बाद हमें क्या चाहिए, इसके बाद हमें चाहिए एलसीएम। तो एलसीएम चाहिए तो गुना कर लीजिए, गुना करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो डायरेक्ट कर लीजिए, 2 गुना 2 गुना 2, 3 को 2 है, 2 को 3 है, और 2 को 5 है। तो गुना कर लीजिए भाई साहब। देखिए दो इसको करेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसको करेंगे 9, और ये हो जाएगा 25। 25 तो देखिए 8 नामा हो गया 72 इंटू 25। 25 से इसको डायरेक्ट आप गुना कर सकते हैं। 25 दूने कितना होता है भैया, बोलेंगे 50। 50 के जीरो हाथ में रह गया 5। 25 सत्ते कितना होता है, देखिए 25 चौका 100 होता है, 25 चौक 150, और 150 में और एगो 25 दे देंगे तो 7 बार गुना हो जाएगा। तो 175 और हाथ में है 5 बराबर कितना हो गया, 180। ये हो गया आपका राइट उत्तर, ठीक है। तो 2 नंबर का सुपड़ा साफ हो गया, 3 नंबर का सुपड़ा साफ हो गया। आप बोलेंगे भैया अभी तक अपने 2 नंबर नहीं पढ़ा है, अभी पढ़ा रहा हूं। पहले 3 बताए क्योंकि 3 ईजी था, ठीक है। अब देखिए आ जाएगा 2 नंबर। अब आ जाएगा 2 नंबर। अब यहां से एक कॉन्सेप्ट आपको सीखना है और उसके बाद इसको बनाना है। इसमें सवाल में क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सवाल में ऐसा कहा जा रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है भाई साहब, वो एलसीएम इंटू एचसीएम के मान के इक्वल होता है। ये बात सही है, और इसी चीज के बारे में अभी जानकारी आपको लेना होगा, ठीक है। ये बात ठीक है भाई, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है उसके एचसीएफ और एलसीएम के मान के इक्वल होता है। ये बात आप जान लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहीं पे बता देता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आगे बताते हुए रहेंगे, ठीक है। देखिए समझिए यहां पर एक इसी कॉन्सेप्ट बुक जब आप पढ़िएगा तो उसके अंदर में कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि एचसीएफ ऑफ ए इंटू बी, यानी कि ए और बी का एचसीएफ इंटू इसी संख्या का एलसीएम, ए और बी का दो कोई नंबर है, ये दोनों संख्या के मान के इक्वल होता है। ए इंटू बी को अगर आपस में गुना करेंगे तो ये मान इसका इक्वल होगा। और क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं बता रहा हूं, अभी देखिए, अभी बता रहा हूं, देखिए समझिए। मतलब क्या है कि एचसीएफ जो है, एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये बराबर होता है दो संख्याओं के योगफल, गुणनफल के, दो संख्याओं के गुणनफल के, ये होता ही है, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिएगा। अब कैसे प्रूव करके बताता हूं कैसे हो रहा मामला। एचसीएफ इंटू एलसीएम ये बराबर होता है दो संख्याओं के गुणनफल के। एचसीएफ इंटू एलसीएम ये बराबर होता है दो संख्याओं के गुणनफल के। एचसीएफ इंटू एलसीएम ये बराबर होता है दो संख्याओं के गुणनफल के। अब मान लेते हैं, मान लिया जाए कि आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए। एक 6 है और एक 12 है। अब 6 और 12 एक नंबर है, ये एक पहला नंबर है और यह है दूसरा नंबर, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल का मतलब होता है कि ये एक संख्या एक संख्या, इसी दो संख्या के बात कर रहा है ये। अगर इस दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे और इसका एचसीएफ और एलसीएम निकाल करके दोनों को आपस में गुना करेंगे तो दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होता है। अब देखिए क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये देखिए। अब इसका एक, आप बताइए शॉर्ट में बताइए इसका एचसीएफ कितना होगा। तो शॉर्ट में बताने के लिए इसका एचसीएफ ये छोटा वाला नंबर होगा, ये इससे कट जाएगा तो 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत। इसका एलसीएम कितना होगा, तो ये बड़ा वाला नंबर होगा, ये इसके टेबल में आता है तो ये इससे कट जाएगा तो 12 हो जाएगा। अब एलसीएम एचसीएफ आ गया, दो संख्या आपके पास है, मान बैठाइए। आपको पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल मतलब एचसीएफ इंटू एलसीएम जो होता है वो बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल। ए और बी हम मान रहे हैं कि ए मेरा पहला संख्या, बी मेरा दूसरा संख्या। एचसीएफ कितना है भाई साहब, एचसीएफ 6 है तो 6। एचसीएफ कितना, एलसीएम कितना, 12 है तो 12। ये बराबर ए संख्या 6 गुना 12, तो 12 6 होता है 72, इधर भी आ रहा है 72, तो बात आपका बन जाएगा। आप बोलेंगे भैया ये बना बनाया पका पकाया आप बता रहे हैं भाई, ठीक है, इसमें कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ा। आगे देखते हैं, आगे देखिए। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, एक आप ही एग्जांपल बताइए। जैसे कि मान लेते हैं कि कुछ भी मान लेते हैं कि 6 और 18, 6 और 18 का भी वही आ जाएगा यार। 4 और मान लेते हैं कि 4 और 15, 4 और 15 ले आए, ठीक है, 4 और 15, 4 और 15 आया। तो अब इसका एचसीएफ और एलसीएम बताइए आप कितना होगा, ठीक है। एक झटके में बताइए इसका एचसीएफ कितना होगा। सबसे पहले आप बताइए एलसीएम कितना होगा इसका। एचसीएफ बताना कितना होगा, कितना होगा बताइए। अब देखिए दोनों नंबर का कोई कॉमन फैक्टर इसमें आएगा नहीं। 4 को करेंगे तो 2 गुना 2 4 होता है,
15 को निकालेंगे तो 3 गुना 5 होता है। ठीक है, अब मैंने आपको एक चीज बताया था कि दोनों में से जो छोटा नंबर होता है, जैसे ये 4 छोटा नंबर है, 4 को यहाँ लाइए, यही इसका HCF होता है। लेकिन कंडीशन क्या है भाई साहब, कंडीशन यह है कि ये इससे कटना चाहिए, दोनों नंबर नहीं कट रहा, तो अर्थात ये होगा या फिर इसका फैक्टर होता है, या तो 1 होगा या तो 2 होगा। फैक्टर इसका कितना है, 4 ही है, 1 2 4। तो 4 के टेबल में तो ये आता है, ये नहीं आता, काम खत्म हो गया। 2 के टेबल में सिर्फ 4 आता है, 15 नहीं आता, तो काम खत्म हो गया। अब बचा कौन, 1, तो यानी कि इसका एक ऐसा नंबर जो दोनों को काट सकता है और कोई नंबर नहीं काट सकता, तो अर्थात HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दिक्कत यहां से भी कॉमन आउट कुछ भी नहीं निकलेगा, तो 1 आएगा। अब एलसीएम बताइए, आपको मैंने क्या बताया था कि देख करके एलसीएम निकालना है, कैसे निकालिएगा, तो दोनों में सबसे बड़ा 15, बोलेंगे भैया कंडीशन क्या है कि 4 के टेबल में 15 आना चाहिए, तो नहीं आता है। तब क्या बोला था मैंने कि भैया इसका पहाड़ा पढ़ते रहिए, 15 दूने कितना हो गया, 30 आता है, 4 के पहाड़े में 30 आता है, बोलेंगे भैया 30 नहीं आता। फिर 45, 4 के पहाड़े में 45 आता नहीं। फिर 60, 15 चुके 60, 4 के टेबल में 60 आता है, बिल्कुल आता है, 4 के टेबल में 60 और 15 के टेबल में 60 आता है। अर्थात क्या है, इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। यहां से भी अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो 1 मिल रहा, बाकी सब तो कॉमन है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है, तो 2 संख्या मिल रहा है, यानी कि 4 गुना 2 दूने 4, 4 तिया 12, 12 पंचे कितना हो गया, 60 हो गया। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें क्या करना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, मैंने आपको क्या बताया कि HCF इंटू एलसीएम ये बराबर होता है 2 संख्याओं के गुणनफल के, A इंटू बी के मान के इक्वल होता है। तो HCF क्या निकला भैया, 1 निकला। एलसीएम कितना निकला भैया, बोलेंगे 60 निकला। ये बराबर होगा किसका, 2 संख्याओं के गुणनफल। 2 संख्या कितना है, 4 गुना 15, तो देखिए इधर भी 60 आ गया, उधर भी 60 आ गया। तो ये प्रूव है, मतलब ये टेक्निक है। लेकिन अब एक रेड पेन से आप ये चीज गांठ बांध लीजिए कि 2 संख्याओं का ही गुणनफल जो है उसके HCF इंटू एलसीएम के मान के इक्वल होता है। ये राइट है, लेकिन कभी भी अगर 2 से अधिक संख्या हो गया, 3 नंबर आ गया, उसका कभी भी एलसीएम और HCF आपस में बराबर नहीं होता है। इसको नहीं होता है, इसको भी याद रखिएगा कि 3 संख्या रहेगा उसका गुणनफल और HCF और एलसीएम कभी भी आपस में बराबर नहीं होता है। लेकिन एक चीज होता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल इंटू HCF इंटू एलसीएम ये आपस में बराबर होता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गया होगा। अब सवालों के ऊपर आते हैं और आपको आराम से आप बना लेंगे, खुद ही सारे के सारे सवाल आप बना लेंगे। देखिए, 1 नंबर सवाल यह है कि पूर्णांकों में निम्नलिखित युग्मों को HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए 2 संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू एलसीएम। देखिए, सबसे पहले तो इसको निकालना भी होगा और फिर जांच भी करना होगा। तो 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, तो क्या ले सकते हैं, 13 दूनी 26 यानी कि 2 गुना 13। उसके बाद क्या है, 91 को क्या ले सकते हैं, 13 सत्ते 91 यानी कि 7 गुना 13। तो अब देखिए, आप बताइए कि HCF कितना होगा, खुद ही बताइए HCF क्या होगा। दोनों में क्या मिल रहा है, बोलेंगे भैया एक 13 मिल रहा है, 13 उतार लीजिए। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है कि जो मिल रहा है उसको तो रखना ही है, बाकी बचा हुआ नंबर, इसमें 2 बच रहा है, नीचे वाले में 7 बच रहा है, गुना कर लीजिए। 13 देखिए गुना कीजिए आप, 13 दूनी 26, 26 गुना 7 कीजिए तो 7 चौक 42 के 2 हाथ मेरे 4, 7 दूनी 14 4 18 यानी कि 182 आ गया। अब HCF आपको पता है, एलसीएम पता है, अब आपको जांच करना होगा। अब क्या करना है, जांच। तो जांच पे यहां पर लिखिएगा जांच। जांच क्या है कि HCF इंटू एलसीएम। तो HCF कितना है आपके पास, HCF आपका 13 निकल गया तो 13 हो गया, इंटू एलसीएम कितना है 182, दोनों को आपस में गुना कर दीजिए। 13 दूनी 26 के 6 हाथ में रहा 2, 13 8 104 और 2 106 कितना हो गया 106, 106 के 6 हाथ में रहा 10, 13 का 13 और 10 कितना हो गया 23 हो गया, तो ये 2366 आ गया। इसके बाद क्या है, इसके बाद है कि 2 संख्याओं के गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है, गुणनफल 2 संख्याओं के गुणनफल। तो 2 संख्या क्या है, एक है 26 दूसरा है 91, एक है 26 दूसरा है 91, ये आएगा उतना ही, लेकिन आपको गुना करके बता देते हैं, ये आएगा उतना ही 2366, ये आएगा उतना ही, ठीक है। तो आपको बता देते हैं कि कैसे आ रहा है। देखिए, यहां से आप एक लाइन का गुना इस्तेमाल करिए या फिर जैसे भी आप चाहते हैं वैसे कर दीजिए। कितना है गुना, कितना करना है भाई साहब, गुना करना है हमें 91 को 26 से गुना करना है, 26 इंटू 91। देखिए, एक बार सबसे पहले इसका प्रयोग करेंगे, सीधे सीधे गुना करिए, 6 एकम 6 हो गया। अब तिरछा गुना करेंगे, 1 दूने 2 इधर रख दीजिए, 9 छक होता है 54, 54 और 2 56 के 6 हाथ में रहा, फिर 5, ठीक है, 9 दूने 18, 5 कितना होता है 23 होता है, तो 2366। मतलब क्या है कि जब भी आप HCF एलसीएम निकालेंगे और फिर उसका जांच करेंगे
तो जांच जब करेंगे तो पहला जो आएगा दूसरा उतना ही आएगा, क्योंकि सवाल वैसे ही सेट किया है कि दोनों आएगा उतना ही। आपको सिर्फ जांच करके दिखा देना है कि भैया हाँ आ रहा है। अतः नीचे लास्ट में लिख दीजिएगा कि अतः HCF इंटू एलसीएम बराबर है दो संख्याओं के गुणनफल के। ठीक है, बात समझ में आ गया। अगला इसी सवाल का ये वाला देखिए आप, ये एक नंबर हो गया। अब दूसरा नंबर देखिए, ये 510 और 92 का, 510 और 92 का देखिए, 510 और 92। तो 510 को कैसे लिखिएगा आप, 510 को कैसे लिखिएगा, देखिए 10 है, 10 के लिए तो 2 इंटू 5 लिख ही सकते हैं, और 51 है, 51 तो एक ही से पहाड़ा से जाता है, 3 गुना 17, 17 तिया 51, यानी कि 17 तिया 51। ठीक है, तो 17 तिया 51 मतलब क्या कर रहे हैं हम, 51 इंटू 10 कर रहे हैं। ठीक है, 10 को लिख सकते हैं 2 गुना 5, और 51 को लिख सकते हैं 3 इंटू 17, 3 इंटू 17, 3 इंटू 17, 3 इंटू 17। तो इसको सरिया दीजिए आप, सरिया दीजिए। क्या करेंगे, 2 गुना 3 ले आएंगे पहले, फिर 5 लेंगे, फिर 17 ले आएंगे। अगर ऐसे आपको दिक्कत होता है भाई साहब, तो आपको कोई उपाय नहीं है, आपको ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं तो दिक्कत क्या होगा इसमें। अंतिम में 0 है, 0 के लिए ले आए 2 गुना 5, और क्या है 10, काम खत्म हो गया। अब 51 बचा, तो 17 तिया 51 होता है। दिमाग अगर पहाड़ा आपको याद होगा तो आ जाएगा कि 17 तिया 51 होता है, अन्यथा फिर जिंदाबाद है या प्राइम फैक्टराइजेशन। अंतिम में 0 है तो 2 से कट जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 दूने 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। ठीक है, फिर 5 बच रहा है तो 5 से ले आइए, 5 पचे 25, 5 एकम 5। अब देखिए अंतिम में 1 है तो 5 से जाएगा नहीं, 3 से चला जाएगा, 3 से चला जाएगा, 3 कम 3, 3 सत्ते 21, फिर 17 आ गया बेचारा अकेला, तो ये अकेले हो जाएगा। 2 गुना 5 गुना 3 गुना, सरिया लीजिए, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। उसके बाद कितना है, उसके बाद है 92, तो 92 कर लीजिए। 92 को ऐसे नहीं लिख सकते आप, तो 92 ऐसे कर लीजिए। 2 से 2 चौके 8, 1 बचेगा तो 2 चौके 12, 46, 46 का आधा कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 2 दूने 4, अब 23 भाई किसी के जाएगा नहीं, अकेला है, तो 2 गुना 2 गुना 23 हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 23 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका यहाँ से 2 चीजें आपको निकालना होगा। एक तो निकालना है भैया कि HCF यार बता दो आप, तो HCF देखिए कि दोनों में मिल क्या रहा है, तो बोलेंगे सिर्फ एगो 2 मिल रहा है, तो एगो 2 ले आए। और LCM में क्या होता है कि 2 तो है ही है, इसके अलावा सबको रखना है। 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 इंटू 2 इंटू 23, ये नंबर आ जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ पर बिक के लिए 2 23 बच रहा है। अब आप अगर आपका आंखें अगर देख पा रहा है तो गुना कर लीजिए, अर्थात आंखें देख पा रहा है तो देखिए 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, यहां तक का मान जो है वो 510 होगा, तो 510 हो गया। ठीक है, या भी कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात थोड़े है। 17 तिया 51 गुना कीजिए, देखिए यहाँ 0 बना लीजिए, 5 दूने हो गया 10, 10 हो गया, और 17 तिया हो गया 51, 51 हो गया। ठीक है, और कितना बन गया, और देखिए 23 दूने हो गया 46, 23 दूने 46। तो इस दोनों को गुना करके अंतिम में एक 0 लगा दीजिएगा तो आंसर हो जाएगा, इसको भूल जाइए। 51 को 46 से गुना कीजिए, 51 को 46 से गुना करना है, 51 को 46 से गुना कीजिए। देखिए 6 एकम 6 आ गया, 6 पंचे 30, तिरछा गुना, मतलब फॉर्म ऐसे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, पहले सीधा 6 एकम 6, फिर 6 पंचे 30 हो गया, 4 हो गया, 4 एकम 4, तो 30 4 34 के 4 हाथ में रह गया आपका 3, फिर सीधा 4 पंचे 20 और 3 कितना होता है 23, तो 23 46 आपका आ जाएगा। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 23 46, ये हो जाएगा आपका राइट उत्तर 23 46। और उसी टाइप से आपको फिर जांच करना पड़ेगा यहाँ पर, तो जांच कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं। जांच में क्या करना है, जांच में कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले जांच करना है तो HCF इंटू एलसीएम करना पड़ेगा आपको, HCF इंटू LCM, HCF इंटू एलसीएम। तो HCF अपने पास कितना है, बोलेंगे भैया 2 है, इंटू एलसीएम कितना है 23 46, 2346, बस दोनों को आपस में गुना कर लीजिए, हो जाएगा। 2 छक 12 के 2 हाथ में 1, 2 चौके 8 एक 9, 2 तिया 6 और 2 चौके 8, 2 दूने 4, 46 92, 46 92 है। फिर यहाँ पर लिखना है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर देखे A इंटू बी कर लीजिए। A इंटू बी कितना है आपके पास, दो संख्या 510 और 92 है, 510 इंटू 92, अगर इसको भी गुना करेंगे तो आपका इतना ही आंसर आएगा 46 92। और अतः देख के लिख देना है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो एलसीएम इंटू एचसीएफ के मान के इक्वल है, मतलब बराबर है। अतः दो संख्याओं का गुणनफल, अतः एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर है दो संख्याओं के गुणनफल के। तो यहां तक उम्मीद कर रहे हैं बात आपको समझ में आया होगा। अब देखिए तीसरा नंबर, देखिए तीसरा नंबर क्या कह रहा है, तीसरा नंबर है कि 336 है, तो 336 का आपका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। इधर से कर लीजिए, 2 से ले आइए, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, ठीक है। फिर 2 से ले आएंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8। आप बोलेंगे भैया ये कैसे हो गया देखिए हो ऐसे रहा है कि 2 का पढ़ा एक बार पढ़े तो 2 बचा, फिर आ गया 1 आगे तो हो गया 13, फिर 2 से इसको 6 बार में डिवाइड कर दिए तो बचा 1, फिर आ गया 2 अट्ठे 16,
नहीं समझ में आ रहा, जब भी नहीं समझ में आएगा तो इसको साइड में कर लीजिएगा। 336 ए से टाइम लगेगा लेकिन सीख जाइएगा। 2 एकम 2, 1 13 आ गया, 2 छक हो गया 12, 1 फिर 16, 2 अट्ठे 16, 168 आ गया। फिर 2 का आधा कर दीजिए सीधा आप तो 84, फिर 2 से जाएगा अंतिम में सम संख्या तो 2 से चला जाएगा, तो फिर 2 चुके 8, 2 दूने 4, फिर 2 से कर लीजिए, 2 से करेंगे 2 दूने 4 एक बार, फिर 21 आ गया तो ये 3 से जाएगा, 3 सत्ते 21 हो गया, बस आगे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्या क्या आया, 4 गो 2 एगो 3 7, 4 गो 2 है 1 2 3 4, एगो 3 है और एगो 7 है। ठीक है, ये बात बन रहा है। थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं ताकि फिर जांच भी तो करना होगा। ठीक है, अगला कितना है भाई, अगला है 54। 54 54 आपको पता होगा कि 27 गुना 2 बराबर 54 होता है। 2 गुना 27 जो होता है वो 54 होता है। और 27 को लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3, तो सबको देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ दिए, तोड़े कि नहीं तोड़े, तो ये हो गया 2 और ये 3 गुना 3 गुना 3 हो गया। अब ये अगर नहीं समझ में आया तो उसी प्रकार से आपको करना ही पड़ेगा, उपाय नहीं है। देखिए 54 है तो 54 का कर लीजिए, 2 से 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर यहाँ पर 3 से 9 या 27, फिर ये 3 से जाएगा 3 बार में, तो यानी कि कितना हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 या 9 या 27 दूने 54। अब यहाँ से क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ से निकालना पड़ेगा आपको HCF। सबसे पहले यहाँ पर निकालना पड़ेगा HCF। तो HCF में क्या देखना होता है कि जो दोनों में समान है, तो देखिए एक 2 समान है और आपका एक 3 समान है, 2 समान है एक 3 समान है, तो 2 गुना 3 यानी कि कितना हो गया 6 हो गया। अब आपको निकालना पड़ेगा LCM। तो LCM में क्या देखना है, LCM में क्या देखना है, LCM में देखना है कि जो दोनों समान है तो उसको तो लेना ही है, 2 गुना 3 वो तो लेंगे ही, बाकी जो बच गया 3 को 2 एगो 7 बच रहा, तो 3 को 2 लिखिए, 1 2 3 एगो 7, और नीचे में क्या बच रहा है 2 को 3 बच रहा है, तो 2 को 3 भी आपको लेना पड़ेगा। तो ये सारे नंबर को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, मतलब करना पड़ेगा गुना। ठीक है, तो देखिए 2 तिया 6, 6 दुगने 12, 12 दुगने 24, कितना हो रहा है देखिए, गुना कीजिए, 2 तिया 6, 6 दुगने 12, 12 दुगने 24, 24 दुगने 48, यहाँ तक बात बना आपका 48। आगे कर दिए 3 तिया 9, 9 सत्ते होता है 63, इस दोनों नंबर को गुना कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। 48 को 63 से गुना करना, 48 को 63 से गुना करना, 48 को 63 से, देखिए 48 तो 63 से एक लाइन में गुना करेंगे, फंडा ये होता है, काम अंतिम टर्म से करते हैं, सीधा नंबर 48 को 63 से। ठीक है, 8 तिया 24 के 4, हाथ में रह गया आपका 2, 2 हो गया, 4 तिया 12, 6 अट्ठे 48, ऐड कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, 4 8 4 12 के 2, हाथ में 1, 4 1 5 1 6, 62 के 2, हाथ में रह गया आपका 6, 6 चौके 24 और 6 कितना होता है 30 होता है, 24 6 तो 30 24, 30 24 आ जाएगा। इस दोनों को आपस में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 24, 30 24। ठीक है, अब आपको जांच करना है इसका नीचे, अब इसको जांच करना है इसका नीचे, जांच करना है, तो जांच में क्या करना पड़ेगा आपको, जांच में करना पड़ेगा भाई साहब कि HCF इंटू LCM बराबर, HCF कितना है बोलेंगे 6 है तो 6 ले आए, LCM कितना है, LCM है 30 24 तो 30 24 ले आए, 30 24, दोनों को गुना कीजिए, 6 चौके 24 के 4, हाथ में रहा 2, 6 दूने 12, 12 2 चौक के 4, हाथ में रहा 1, ये 1 आ जाएगा, 6 तिया 18 आ जाएगा। ठीक है, 6 तिया 18 आ जाएगा, ये हो गया। फिर आपको करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल A इंटू बी, तो A इंटू बी आपके पास कितना है, दो संख्या क्या है 336 इंटू 54, 336 इंटू 54, तो इसको भी अगर आप गुना करेंगे तो रिजल्ट उतना ही आएगा 18 144 ही आएगा, आगे करने का जरूरत नहीं। अतः लिख दीजिएगा कि HCF इंटू LCM जो है, LCM वो दो संख्याओं के गुणनफल के मान के बराबर होता है। ठीक है, या बराबर HCF इंटू LCM बराबर है दो संख्याओं के गुणनफल, बस बात खत्म हो गया। तो ये हो गया आपका 2-3 नंबर यहां तक कंप्लीट हो जाता है। अब अगला आ रहा है एक, ठीक है, तो यहां तक ये चीजें आपका कंप्लीट हो गया। अगला मैंने ये चीज आपको बता ही दिया, ठीक है, ये तो बता ही दिया, 3 सवाल था, तीनों कंप्लीट हो चुका है। अब अगला देखिए, ये एक सवाल है, ये एक सवाल है। इस सवाल से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, एक चीज बता देता हूं कि देखिए ये जो HCF इंटू LCM है और ये जो बराबर होता है दो नंबर के मान के इक्वल गुणनफल के, तो देखिए इसमें से क्या होता है कि कई बार आपको इस 4 में से 3 का वैल्यू दे देगा, इसका वैल्यू दे देगा, इसका भी वैल्यू दे देगा, इसका भी वैल्यू दे देगा, आपको किसी एक का वैल्यू पूछ लेगा। तो जिसका वैल्यू पूछ लेगा ना, मान लेते हैं LCM का वैल्यू आपसे पूछा गया, तो LCM को बाएं साइड में रखेंगे, ये ऊपर में जिसका वैल्यू है उसको रहने देंगे, और नीचे जो बच रहा है इसको भेज देंगे इधर ही पट्टी।
तो ये गुना में है तो ई पट्टी में आएगा तो क्या हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा, तो एचसीएफ में हो जाएगा। तो ऐसे आपको करना होगा। यहां से आपको एचसीएफ पूछता तो आप एलसीएम नीचे भेज देते, या फिर बी पूछता तो ए को इधर भेज देते, बी वहीं रहने देते। ठीक है, समझ में आ गया बातें। तो इसमें जैसा सवाल है, इसको देखिए यहां पर, ये जो सवाल है आपका, ये सवाल क्या कह रहा है कि कह रहा है भाई कि एचसीएफ दे रखा है 306 657 बराबर 9। मतलब क्या है कि दिया है, क्या दिया है कि 306 और 657 का जो एचसीएफ है वो कितना है, 9 है, वो 9 है। लेकिन इन दोनों नंबर का आपको एलसीएम पता करना है, ज्ञात कीजिए। तो आप लिखिएगा नीचे नीचे कि हम जानते हैं या हमें पता है कि एच सी एफ इंटू एल सी एम बराबर होता है दो संख्याओं के गुणनफल के। दो संख्या, ये जो ए 306 है, ये मेरा पहला संख्या है, ये मेरा दूसरा संख्या है। ये एचसीएफ आपको दिया हुआ है, इसका मान और इसका मान दिया है, इसका मान निकालना है। तो एलसीएम बराबर अब लिख सकते हैं दो संख्या यानी कि क्या है, या फिर एक स्टेप इसका मान लिख लीजिए। एचसीएफ का मान कितना है, 9, तो बोलेंगे भैया 9 इंटू एलसीएम नहीं दिया गया तो एलसीएम लिख लेंगे कि एलसीएम मुझे निकालना है। जिसको निकालना है उसको रहने देंगे, ठीक है, बराबर। ये पहला संख्या कितना है आपके पास, 306, और दूसरा संख्या देखिए कितना है, 657, तो 657 लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ से एलसीएम चाहिए होगा आपको, तो एलसीएम चाहिए होगा तो एलसीएम रहने देंगे। यहाँ से देखिए 306 इंटू 657 रहने देंगे, और ये जो आपका 9 है ये आपका नीचे आ जाएगा, ये इससे काट दीजिए। 9 या 27, 3 बचेगा, 9 चौको 36। तो यहाँ पर जो एलसीएम आ जाएगा वो कितना आएगा, बताइए कितना आ जाएगा। 34 से इसको गुना कर लीजिए, बस बात हो जाएगा। 657 इंटू 34, 7 चौके 28 के 8 हाथ मेरा 2, 4 5 20, 2 22 के 2 हाथ मेरा 2, 4 छुक 24 और 2 होता है 26। ठीक है, 7 21 के 1 हाथ में रह गया आपका 2, 3 5 15 और 2, 17 के 7 हाथ में रहा 1, 6 18 19, 8 आ गया, ये नहीं आएगा इधर। 3 7 6 13 का 3 हाथ में रहा 1, 9 2 11 12 के 2 हाथ में रहा 1, 1 और 1 होता है 2, 22 33 8 कितना आ रहा है, 22 33 8। तो ये हो गया आपका करेक्ट उत्तर। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। देखिए जब भी 3 नंबर दे दिया जाएगा कि पहला संख्या दे दिया, दूसरा संख्या दे दिया, आपको एचसीएफ दे दिया और एलसीएम आपको पता करना है, तो इस मेथड का इस्तेमाल कर लीजिएगा, इससे आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, इसी के रिलेटेड एक एग्जांपल है, उसको देखिए आपको अच्छा लगेगा। जैसे ये वाला एग्जांपल है, देखिए ये क्या है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। पहले एचसीएफ ज्ञात करना, फिर आपको एलसीएम यहां से निकालना है। ठीक है, तो देखिए, तो पहले 96 का हम क्या करते हैं, 96 को 12 8 96, 96 को लिख सकते हैं 12 गुना 8, 12 8 96। 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, और 12 को लिख सकते हैं 4 गुना 3, यानी कि इसके लिए 2 गुना 3 आ जाएगा, ये बन जाएगा। तो यानी कि 3 को 2, 4 को 2, 5 को 2, 1 2 3 4 5 को 2, एगो 3 आ गया, या फिर आप साइड में भी कर सकते हैं 96 को निकाल करके, तो वही आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए एगो 404 बच रहा है, तो इसको निकाल लीजिए, क्योंकि इसको मन में आप कर नहीं पाइएगा तो यही निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे भैया, क्या करेंगे, 2 से लेगा ये, 2 दूने 4 0, 2 दूने 4, फिर 2 से कीजिए 1 0 1, अब जाएगा नहीं, अगला अब जाएगा नहीं, तो बचा क्या, 2 गुना 101। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, सबसे पहले एचसीएफ ही निकाल लेना है। एचसीएफ क्या होता है, जो 2 मिलता है एक बाहर, 2 मिलता है एक बाहर, कुछ मिल रहा नहीं, तो 2 गुना 2 मिला, हो गया आपका 4, 2 दूने 4। अब एलसीएम आप चाहे तो यहां से पूरा निकाल सकते हैं ऐसे करके, लेकिन यहां पर आपको एलसीएम उस तरीके से नहीं निकालना है। आपको यहां पर फॉर्मूला अप्लाई कर देना है कि हम जानते हैं कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है ए इंटू बी, दो संख्याओं के मान के इक्वल। एलसीएफ इंटू एचसीएफ बराबर दो संख्याओं के गुणनफल के मान के इक्वल होता है। अब यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर समझिए, अब यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर समझिए। अब देखिए, दो एचसीएफ कितना निकला आपके पास, 2 दूने 4, तो 4 रख दीजिए। एलसीएम आपको पता है, नहीं पता तो एलसीएम निकालना तो रहने देंगे। अब दो संख्या कितना है, एक संख्या है 96 और दूसरा संख्या है 404, बस बात खत्म है। यहाँ सब एलसीएम निकाल लेंगे सेम तरीके से। 96 इंटू 404 यहाँ रहने देते हैं, और ये नीचे मेरा कितना 4 आ जाएगा। अब इससे इसको डिवाइड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 4 से इसको काटिए 101 बार में। ठीक है, अब देखिए, अब इसको गुना कर लीजिए, एलसीएम इक्वल टू 96 इंटू 101। 96 को एक बार पढ़ा पीजिए, 96 एकम 96, जीरो जब भी एक संख्या के आगे जीरो जब रहता है तो जो संख्या से गुना करे उसी को उतार दीजिए, बस बात खत्म हो जाएगा। फिर 96 एकम कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका करेक्ट उत्तर। ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा।
मतलब देखिए 96 को एक बार गुना करेंगे तो 96 के 6 हाथ में रहेगा 9, 96 को 0 से गुना करेंगे टोटल टर्म 0 हो गया, बचा है क्या हाथ में 9, उतार दिए। फिर 96 को 1 से गुना करना 96, मतलब यहाँ संख्या सिंपल था इसीलिए गुना किए, नहीं तो वही जो अपना मेथड है उससे गुना करते फिर। ठीक है, तो सिंपल था तो गुना कर दिए, एक बार आसान होता है। ठीक है, तो ये बात है। तो समझ में आया या नहीं आया यहां तक? ये 4 नंबर सवाल आपको समझ में आया या नहीं आया? अब देखिए, अब अगला एक उम्दा सवाल है और इसको आपको समझना पड़ेगा, इसको नहीं समझिएगा काम नहीं बनेगा। ठीक है, इसमें कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली सवाल में ये पूछा जा रहा है कि मान लेते कोई संख्या 4 के पावर में n है, तो एक कोई प्राकृतिक संख्या n के पावर में आप रख दीजिए, जिससे कि n का जो वैल्यू आएगा वो क्या 0 पर समाप्त हो सकता है, ये जांच करना है हमें, क्या समाप्त होगा या नहीं होगा। तो देखिए, कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त होगा जब वो संख्या खुद 0 लेके बैठा है। जब उसके पास खुद के पास 0 होगा तभी उसका स्क्वायर करे या क्यूब करे या 4th टाइम 5th टाइम जितना भी टाइम करेंगे तभी उसके यूनिट डिजिट यानी कि समाप्त होने वाला नंबर जो 0 पर समाप्त हो रहा है वो मतलब समाप्त होने वाला नंबर 0 होगा। मतलब क्या बोले, नहीं समझ में आया? देखिए, अब 4 के पावर में n का मतलब है कि 4 के पावर में अगर मैं 2 रख देता हूं, सपोज दैट कोई भी नेचुरल नंबर, तो क्या ये 16 आ गया, यानी कि अंतिम में 0 आ रहा है? नहीं आ रहा। तो इसी चीज को जांच करना है कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 के पावर में n अंक शून्य 0 पर समाप्त होता है? मान है तो बोलेंगे नहीं है। अब क्यों नहीं है आगे समझिए। यहां पर अगर मान लेते हैं कि 4 के पावर में, अब 4 छोड़िए, 4 के पावर में कितना रखेंगे, 4 के पावर में आप 3 रख दीजिए, तो 4 4 16 चुके कितना हो जाएगा, 64 होगा। 4 के पावर में 4 रख दीजिए, नहीं आएगा। कोई भी संख्या का स्क्वायर क्यूब मतलब जो मान 0 पर खत्म होता है उस संख्या के फैक्टर में 2 गुना 5 का होना जरूरी है, उस संख्या के अंदर में एक 0 होना जरूरी है, तभी वो संख्या 0 पर समाप्त होगा, अन्यथा नहीं होगा मेरे प्यारे भाई। उसके गुणनखंड में 0 होना जरूरी है। ठीक है, 4 के जगह किसी दूसरा भी संख्या रख लेंगे ना, 4 का स्क्वायर कर दिए तो 6 चौक 36 ही होता है, अंतिम 6 से खत्म हो रहा है। या 5 रख देंगे या n के जगह पर कुछ भी रख सकते हैं तो खत्म नहीं होगा 0। लेकिन अगर इसका ये जो 6 है इसको मैं ऐसे नंबर में तोड़ दूं जिसके अंदर में 0 हो, उसका फिर स्क्वायर करेंगे तो वो संख्या 0 पर खत्म हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं 10 का फैक्टर करेंगे तो क्या होता है 2 गुना 5, इसके पावर में 2 करें तो हो जाएगा 100, क्यूब करें तो 1000 हो 100 हो जाएगा, 2 करेंगे तो 100, क्यूब करेंगे तो 1000 हो जाएगा। तो अंतिम नंबर 0 पे समाप्त हो रहा है। यानी कि कोई भी संख्या जिसका पावर कुछ भी करेंगे वो संख्या तभी 0 पर समाप्त होगा जब तक उसके पास खुद के पास 0 होगा। खुद के पास 0 होने का मतलब है कि उसका फैक्टर 2 गुना 5 होना चाहिए, उसका फैक्टर 2 गुना 5 का एक रूप होना चाहिए, एक 2 गुना 5 का युग्म मतलब जोड़ा होना चाहिए उसके पास, तभी वो संख्या जो है वो 0 पर समाप्त होगा, नहीं तो नहीं होगा मेरे प्यारे भाई। 30 का स्क्वायर करेंगे ना भाई, 30 का स्क्वायर तो होता है 900। क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके पास खुद का 0 है और 0 का मतलब होता है कि इसके पास 2 गुना 5 का पेयर है, तभी ये 0 पर खत्म हो रहा है, अन्यथा नहीं होगा खत्म। ठीक है, तो यानी कि कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त होगा जब इसको रहने देते हैं, कोई भी संख्या 0 पर समाप्त तभी होगा जब तक उसके गुणनखंड में 2 गुना 5 का पेयर होगा, 5 के रूप में होगा, तभी वो संख्या 0 पर समाप्त होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, वरना नहीं होगा। तो इसको लिखना पड़ेगा ऐसे कि यहां लिखना होगा कि देखिए कि 4 के पावर में n, 4 के पावर में n का जो गुणनखंड है, गुणनखंड वो होता है 2 इंटू 2 के पावर में n है। ठीक है, 4 के पावर में n का गुणनखंड 2 इंटू 2 के पावर में n है, जबकि कोई भी यहां मिस्टेक हो रहा भाई। ठीक है, थोड़ा सा ये सब, जबकि कोई भी प्राकृत संख्या जो 0 पर समाप्त होती है, जो 0 पर समाप्त होती है उसमें 2 गुना 5 गुणनखंड के 2 गुना 5 गुणनखंड के रूप में होता है या होना चाहिए, जो भी लिखेगा अपने मन से लिखना है। मतलब ऐसा नहीं कि जो किताब में लिखा है वही उसको छापना, नहीं, सोच विचार करके लिखना है। ठीक है,
गुणनखंड में होता है, गुणनखंड में होता है, लेकिन इसमें 5 नहीं है, ऐसे लिखिएगा, लेकिन इसमें 5 नहीं है, लेकिन इसमें 5 नहीं है, नहीं है, इसीलिए अतः, अतः लिखिएगा, अतः 4 टू द पावर n जो है वो शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ये बात बन गया, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सिर्फ लिखना था और आपको मतलब सिर्फ समझना था कि कोई भी संख्या 0 पर समाप्त तभी होगा जिसका स्क्वायर या क्यूब पावर कुछ भी करे, वो 0 पर तभी समाप्त होगा जब वो खुद 0 लेके बैठा है। और 2 इंटू 5 का मतलब होता है कि उस पर 0 है पहले से, और 0 है वो अंतिम में 0 है, और अंतिम का 0 का पावर कुछ भी करे वो अंतिम में 0 लेकर के आएगा। ये बात है, ठीक है, समझ में आ गया। उसी ये एग्जाम्पल था, वही 5वां नंबर सवाल है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर में n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। ये संख्या आपके लिए है कि 6 का देखिए 6 को क्या, 6 के पावर में n का मतलब क्या है कि 2 इंटू 3 इसको लिख सकते हैं, 2 इंटू 3। तो अंतिम में अंतर क्या आ रहा है, 2 गुना 3 आ रहा है, 2 गुना 5 अगर आता है तो वो संख्या 0 पर समाप्त होता है। इसके बगैर कुछ भी आ रहा है, मतलब 2 इंटू 5 का एक पेयर आना चाहिए, पूरे गुणनखंड में 2 और 5 आना चाहिए। अगर आ रहा है तभी उसका पावर में कुछ भी करें वो 0 पर समाप्त होगा, अगर नहीं आ रहा तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता 0 पर समाप्त होने का। तो पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट है फिर से मतलब यहाँ पर लिखना है पूरा पर कि भैया ये जो है इसका गुणनखंड 2 इंटू 3 टू द पावर n है, और जबकि कोई भी प्राकृतिक संख्या शून्य पर जो समाप्त होती है उसका गुणनखंड 2 इंटू 5 के रूप में होता है, लेकिन इसमें 5 नहीं है, अतः ये अतः 6 टू द पावर n जो है वो शून्य पर समाप्त नहीं होगा। आ गया समझ में बात। अब देखिए अगला सवाल, अगला एक उम्दा सवाल है, उम्दा सवाल कुछ नहीं है, समझने वाली सवाल है। देखिए इस सवाल में पूछा जा रहा है कि भैया ये जो नंबर दिया गया है कि व्याख्या कीजिए कि ये नंबर, 2 नंबर यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, 2 नंबर दिया गया है, व्याख्या कीजिए 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, और एक नंबर और दिया गया है, ये जो है वो भाज्य संख्या है तो क्यों है, अगर भाज्य है तो क्यों है। आप मुझे बताइए कि कोई भी संख्या भाज्य होता है उसके पीछे का रीजन क्या है, उसका कोई भी संख्या जो भाज्य होता है उसके पीछे का रीजन क्या होता है। तो कोई भी संख्या भाज्य तभी कहलाता है जब उसके पास 2 से अधिक गुणनखंड होता है, बात खत्म। यानी कि इस चीज को सॉल्व करने के बाद अगर उसका गुणनखंड 2 से अधिक हो गया तो ये संख्या कह देंगे भाज्य है, नहीं है तो नहीं है। लेकिन ये संख्या भाज्य है तो क्यों है वो बताना है, तो बता रहे हैं भाई, बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं, थोड़ा सा सब्र कीजिए। तो इसमें एक पूरा इस टर्म को मान लीजिएगा कि माना ए बराबर क्या है 7 गुना 11 इंटू 13 प्लस 13। आपको एक चीज पता होना चाहिए कि प्लस के बाद का एक पूरा टर्म होता है और इधर भी एक टर्म होता है। तो इसमें से क्या करेंगे हम 13 को कॉमन आउट निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 7 गुना, यहाँ पर क्या बचा 11, और यहाँ पर प्लस 13 हट जाएगा तो एक ही बार में 13 कम 13 1 आ रहा है, ठीक है। तो 13 11 7 77 और 1 होता है 78, 11 7 77 1 होता है 78, 13 गुना हो जाएगा यहाँ पर 78। अब देखिए अब समझिए, अब यहां पर आपको समझने का जरूरत है, मैं करके बताता हूं तभी समझ पाइएगा। देखिए अब इस संख्या का अगर मैं प्रोडक्ट कर देता हूं तभी समझ पाइएगा। इस संख्या का प्रोडक्ट 13 8 कितना होता है बताइए, तो 104, 104 के 4 हाथ में रह गया 10 आपका, ठीक है। 13 7 91 और 10 कितना होगा भाई, 13 7 91 और 9 100 और 1 101 होगा, 101 हो गया। अब भाज्य संख्या कौन सा संख्या है जिसका जो एक, इसका तो देखिए 1 से ये कट ही जाएगा और 1014 से भी ये नंबर कट जाएगा। अंतिम में सम संख्या है 100% ये संख्या 2 से कट जाएगा, 100% 2 से कट जाएगा, 3 बन गया, फिर 13 भी इसका फैक्टर है, फिर 78 भी फैक्टर है, फिर 78 के अंदर में कितने सारे फैक्टर, बहुत सारे। यानी कि ये संख्या एक इतने सारे नंबर से कट जाएगा, अर्थात ये क्या है, ये भाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या है। तो यहां पर इसको लिखना पड़ेगा, स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि मेरा भाई इधर सुन क्या है कि देखिए अतः यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसमें लिखिएगा, क्योंकि इसमें एक को छोड़कर, मतलब एक छोड़कर अन्य 2 गुणनखंड है, 2 गुणन, अरे भाई अच्छा से लिख जाओ यार, अन्य 2 गुणनखंड है। बस बात खत्म हो गया, और क्या है, ये पहला वाला हुआ।
मतलब क्या है कि एक को छोड़ भी दिया जाए ना, फिर भी इसका दो और गुणनखंड है, जिससे ये बात साबित होता है कि ये जो है ये एक भाज्य संख्या है। तो ये वाला टर्म नहीं लिखे, मतलब दिखा भी दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक को छोड़ करके इसका अन्य दो गुणनखंड और है। तो कोई भी संख्या भाज्य होगा तभी जब उसके अंदर में मिनिमम 3 गुणनखंड होना चाहिए। तो एक को छोड़ करके और दो अन्य गुणनखंड है, इसीलिए क्या है ये भाज्य संख्या है। बात आ गया समझ में। इसका नीचे आपको लिखना है, मैं बगल में करता हूं। इसका नीचे ये लिख लीजिएगा कि माना b बराबर इसको सॉल्व कीजिएगा। क्या है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस का कितना है 5 है लास्ट में, प्लस का 5। तो इनमें क्या करेंगे, इनमें 5 को कॉमन निकाल लीजिए, ये 5 वाले को कॉमन निकालेंगे। 5 कॉमन, अंदर क्या बचेगा, अंदर वही बचेगा 7 गुना 6 गुना 4, क्योंकि 5 तो हट गया। 5 को कॉमन लीजिए, 5 के पहाड़े में एक बार में कटेगा तो इसीलिए हटा लेते। 3 हो गया, 2 हो गया, प्लस का 1, 1 को लेने की जरूरत नहीं, 5 रहने देंगे। इधर देखिए भाई साहब, गुना कीजिए, गुना करना पड़ेगा आपको, उपाय नहीं है। देखिए देखिए कैसे गुना कर दिया जाए, कैसे गुना कर दिया जाए, कैसे गुना कर दिया जाए। देखिए 4 तिया 12, 12 दूनी 24, अच्छा ऐसे जोड़े 7 चौक 42, देखिए 7 चौक 42 हो गया, 6 सत्ते 42 और 4 तिया 12, 12 दूनी 24। अब इससे इसको गुना कर लीजिए, 4 दूने हो गया 8, 4 4 16 और 2 दूने 4, 20 के शून्य हाथ में रहा 2, 2 चौका 8 और 2 कितना हो गया 10, 1008 और प्लस का 1 है तो कितना हो गया 1009 है, 1009 है। अब 1009 देखिए इसमें एक आएगा, जो प्रोडक्ट करने के बाद जो नंबर आएगा उसका 5 भी गुणनखंड है, ये भी है, या जो आएगा वो भी एक संख्या है, एक भी है। तो पूरा का पूरा स्टेटमेंट फिर से यहां लिखना है कि अतः ये भी एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें एक को छोड़ करके अन्य और दो गुणनखंड है। ठीक है, समझ में आ गया, उम्मीद कर रहे हैं। अगला ये वाला है, मतलब इस चैप्टर का आखिरी सवाल और 7वां नंबर सवाल है। इसके बाद मैं आपको पीवाईक्यूज दिखाऊंगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों दिखाऊंगा। ठीक है, आ जाइए, देखिए इस सवाल को पढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि किसी खेल के मैदान के चारों एक वृत्ताकार पथ है। पथ मतलब होता है कि एक खेल का मैदान है जिसमें एक वृत्ताकार पथ होता है, मैदान के चारों ओर एक सर्कुलर ट्रैक होता है भाई, इस प्रकार से। ठीक है भाई, चलो यार, ठीक है। और इस मैदान में एक चक्कर, मतलब कोई व्यक्ति अगर एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लेती है, मतलब अगर सोनिया इस मैदान में एक चक्कर घूमेगी, शुरू से जहां स्टार्ट करेगी उसको एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट लगती है। ठीक है, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ये चीजें चाहिए आपको। मतलब कह रहा है कि सोनिया जो है, सोनिया को एक चक्कर लगाने में, अगर सोनिया एस है आपका एस, तो इसको एक चक्कर अगर इसी राइड से दौड़ मतलब चल रही है, तो एक राइड यहां से यहां तक पूरा करने में सोनिया को 18 मिनट का समय लगता है। जबकि रवि भाई जो है, उनको रवि को इसी साइड से अगर वो चल रहा है तो उसको एक चक्कर पूरा करने में, रवि को एक चक्कर पूरा करने में आपको 12 मिनट लगता है। तो सवाल ये चाह रहा कि भैया तुम मुझे बताओ कि जहां से वो शुरू कर रहा है, जैसे यहां से शुरू कर रहा है, तो यहीं तक वापस दोनों एक साथ आने में, मतलब ऐसा कौन सा टाइम आएगा जब वो दोनों एक ही साथ मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए बेसिकली क्या होता है कि इस टाइप के सवाल में हमें एलसीएम निकालना होता है, क्योंकि एलसीएम का डिफिनेशन यही है कि ये जो दो नंबर है, ऐसा मुझे एक छोटा से छोटा नंबर बताओ जो दोनों नंबर काट सकता है, उसके टेबल में आता, तो बस एक्चुअली में एलसीएम ही निकालेंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है कि सोनिया अगर एक चक्कर पूरा घूम रही है, सोनिया यानी कि ग्रीन कलर की बात कर रहे हैं, एक चक्कर अगर ये पूरा घूम रही है तो मतलब एक चक्कर घूमेगी तो टाइम लगेगा 18, दूसरा चक्कर घूमेगी तो इसको टाइम लगेगा 36, तीसरा चक्कर घूमेगी तो इसको लगेगा 54। यानी कि पहला चक्कर 18 मिनट में, दूसरा चक्कर 36 मिनट में, तीसरा चक्कर में इसको 54 मिनट लगेगा। जबकि रवि जो घूम रहा है, रवि जो घूम रहा है, इसको पहला चक्कर लगाने में कितना मिनट लग रहा है, 12 मिनट लग रहा है। दूसरा चक्कर लगाने में इसको कितना मिनट लगेगा, 12 दूने 24। तीसरा चक्कर लगाने में इसको कितना टाइम लगेगा, तो लगेगा 36। यानी कि पहला चक्कर 12 मिनट में, दूसरा चक्कर 24 मिनट में, तीसरा चक्कर ये 36 मिनट में कवर करेगा, 36 मिनट में। ठीक है, तीसरा चक्कर वो 36 मिनट में कवर करेगा। अब देखिए ये सोनिया दो चक्कर में यहां पर 36 मिनट लगेगा और आ जाएगा वापस, लेकिन रवि को 3 चक्कर मारना पड़ेगा, लेकिन तीसरा चक्कर में वो 36 मिनट लगा चुका होगा और यहां पर मिल जाएगा। यानी कि 36 मिनट में वो दोनों आपस में यहीं पर स्टार्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, 36 मिनट में। तो ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट आप समझ गए। अब इसको बनाना कैसे है, तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा कि सोनिया को एक चक्कर में लगने में समय, कि सोनिया को एक चक्कर, सोनिया को एक चक्कर लगाने में समय, लगाने में
सोनिया एक चक्कर लगाने में, सोनिया एक चक्कर लगाने में, ऐसा लिखिए आप कि सोनिया एक चक्कर लगाने में 18 मिनट समय, एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लेती है। और रवि एक चक्कर लगाने में, ठीक है, एक चक्कर लगाने में कितना समय ले रही है? 12 मिनट लेती है। वह दोनों एक ही स्थान पर एलसीएम 18 और 12 मिनट पर मिलेंगे। मतलब इसका जो एलसीएम होगा उतना टाइम पर मिलेंगे। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना होता है, या फिर आप डायरेक्ट बताइए 12 और 18 का एलसीएम कितना होगा। तो जो बड़ा नंबर होता है वही उसका एलसीएम होता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि पिछला वाला नंबर से वो कटना चाहिए। तो 18 तो कटेगा नहीं, तो 18 दूने 36, 36 एक ऐसा नंबर जो 18 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा। लेकिन निकाल करके आप दिखा दीजिए यहाँ पर ऐसे भी कि 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना होता है, 4 या 12 यानी कि 2 गुना 2 गुना 3 लिख सकते हैं हम। और 18 को लिख सकते हैं 9 गुना 2 यानी कि 2 गुना 3 गुना 3। ठीक है, तो हम क्या निकाल रहे हैं, एलसीएम निकाल रहे हैं। तो एलसीएम में क्या होता है कि जो मिलता है उसको लिखना है और बाकी को भी लिखना है। तो एक 2 मिल रहा है, एक 3 मिल रहा है, तो 2 गुना 3 तो रखेंगे ही, आपस में क्या है, एक 2 उसके साथ में रह गया, 3 इसके साथ में रह रहा। तो 2 तिया 6, 6 12, 12 तिया कितना हो गया 36, यानी कि 36 मिनट के बाद वो मिलेंगी। अब इसी तरीके से जितने भी वर्ड प्रॉब्लम है, जो आरडी शर्मा के अंदर में, जो आरडी शर्मा किताब है आपके पास है नहीं है, फर्क नहीं पड़ता, इसका नेक्स्ट वीडियो में एक लॉन्ग वीडियो बना करके उसका जो प्रैक्टिस सवाल है इससे रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिस है तो आपको दे दूंगा। जैसे कि इसी टाइप से सवाल पूछा जाता है कि 3 घंटिया है, जो कि एक 5 मिनट में बचता है, एक 6 मिनट में बचता है, एक 8 मिनट पे बचता है। तो आप एक ऐसा समय बताइए जो कि एक समय पे मतलब एक साथ कब बजेंगे, तो उसमें भी एलसीएम लेना होता है। तो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो ये मैं आपको बता दूंगा। तो उम्मीद करें ये वाला मामला आप समझ गए होंगे कि सोनिया एक बार में 18 मिनट में एक चक्कर लगाती है, रवि भाई एक बार में 12 चक्कर मतलब 12 मिनट में लगाते हैं एक चक्कर। ऐसा कौन सा समय है जो कि दोनों एक साथ ये जहां से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो ये 2 बार घूमेगा तो 36 मिनट लगेगा, वो 3 बार घूमेगा तो 36 मिनट, यानी कि 36 मिनट में दोनों एक साथ में मिल जाएंगे। ठीक है, अब ये हो जाता है आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट यहां पर जितने भी क्वेश्चंस है। ठीक है, एग्जांपल सहित। अब देखिए सवाल आया हुआ सवाल है, देखिए ये सवाल 2025 में पूछा गया, 2024 और 26 में पूछा गया है। ये सवाल आपको वापस से प्रैक्टिस करना है, होमवर्क रहा आपको कमेंट बॉक्स में बताना, ये सवाल मैंने आपको कराया है। ठीक है, ये सवाल आया हुआ सवाल है 2025 में, 2025 में सवाल है। इसका क्या क्या अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा सिर्फ इसका एलसीएम ज्ञात करना है, सिर्फ इसका एलसीएम ज्ञात करना है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 126 और 156 का एलसीएम कितना होगा। ठीक है, 2025 में ये सवाल पूछा गया सवाल है। अगला अगला 84 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 84 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा। ये सवाल भी आया हुआ सवाल है और उम्मीद कर रहे हैं कि इसका आंसर आप बता पाएंगे। सिर्फ 84 का अभाज्य गुणनखंड बताना है कि कितना होगा। होता है 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, 12 को लिख सकते हैं हम लोग 4 तिया 12 यानी कि 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, यानी कि 2 को 2 एगो 3 एगो 7, यानी कि 2 के पावर में 2 इंटू 3 इंटू 7, ये वाला आपका राइट उत्तर होगा। लेकिन मैंने आपको बना दिया, आपको खुद से ये प्रैक्टिस करना है। ठीक है, क्योंकि ये सवाल आया हुआ सवाल है, इसे हूबहू इसी तरह के सवाल छपते हैं पेपर में। ये सवाल 2023 का सवाल है। ठीक है, 510 और 92 का एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। ये सवाल मैंने आपको कराया था, आपको घर में एक बार वापस से करना है और हो सके तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, 120 का अभाज्य गुणनखंड कौन सा है, इसमें से आपको निकाल करके बताना कि कौन सा होगा। ये सवाल आपके लिए है, ये सारे के सवाल इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आया हुआ है, टैग नहीं लिखा है लेकिन ये पेपर में आया हुआ सवाल। इसके बाद जितने भी सवाल है सारे पेपर में आया हुआ। अभाज्य गुणनखंड में इसका मान कितना होगा, तो सबको आपस में गुना करके बताइए कि कितना होगा। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 24, 24 या 72, तो ये होगा। इजी सवाल है, ये सवाल आया हुआ सवाल है, टैग यहाँ पर नहीं है लेकिन आया हुआ सवाल है। ठीक है, गूगल कर लीजिएगा। 6 और 20 का एचसीएफ कितना होगा, 6 और 20 का एचसीएफ कितना होगा। ये भी सवाल आपके खुद के सवाल है, आपको खुद ही प्रैक्टिस करना। अगर कोई सवाल नहीं बना पाइएगा तो कमेंट कीजिएगा और बन जाए तो अच्छी बात है, लेकिन सारे सवाल बनाना है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। 120 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, ये सवाल ये नहीं पूछा कि इसमें पूछा गया कि कितने अभाज्य गुणनखंड 120 के। तो ये जो अंतिम में जीरो है इसके लिए 2 गुना 5 लिखेंगे। 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 तिया 12, 4 को 2 गुना 2 गुना 3 लिख सकते हैं। कितने अभाज्य गुणनखंड है, 1 2 3 4 5, 5 आपका करेक्ट उत्तर हो गया। ठीक है, अगला देखिए,
अगला क्या, 5 तथा 0 का एचसीएफ कितना होगा। देखिए 5 तथा 0 का एचसीएफ, ये सवाल पूछा गया सवाल है। 5 तथा 0 का एचसीएफ क्या होगा, 5 तथा 0 का एचसीएफ यानी कि मौसो कितना होगा। तो देखिए जिस भी संख्या के साथ में 0 लगा हुआ होता है उसका एचसीएफ उतना ही होता है, यानी कि 5 ही होगा उत्तर। अगर इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में निकालेंगे तो 5 के लिए क्या लिखते हैं, 5 के लिए हम सिर्फ 5 ही लिखेंगे, लेकिन 0 को क्या लिखते हैं, 0 को लिखते हैं 0 इंटू, अगर 1 लिख दे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा, 0 ही आएगा। इंटू 2 लिख दे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। इंटू 3 लिख दे कुछ फर्क पड़ेगा, 4 लिख दे कुछ फर्क पड़ेगा, 5 लिख दे कुछ फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है, क्योंकि कट के 0 ही आना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 का 5 है, तो इसका भी कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, अर्थात आंसर 5 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आया या नहीं आया। यानी कि आप ठेठ बुद्धि में डायरेक्ट याद रख लीजिएगा कि जिस भी संख्या के साथ में 0 के साथ कोई भी संख्या का किसी भी 50 का पूछ ले, 60 का पूछ ले, तो उसका एचसीएफ वही वाला संख्या होता है। ठीक है, अगला एक ये वाला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है इसका मतलब क्या है कि परिमेय संख्या है। देखिए 2√3 ये एक अपरिमेय संख्या है, तो ये तो नहीं होगा। √3 √2 ये एक अपरिमेय संख्या है। ये 21/35 ये एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि रूट के अंदर में परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये अपरिमेय संख्या है। ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि रूट के अंदर में 64 है, 64 का 8 निकल जाता है और 81 का 9 निकल जाता है। 64 जो है उसको लिख सकते हैं 8 गुना 8, और 81 को लिख सकते हैं 9 गुना 9। तो रूट के अंदर में 2 मिलता है तो एक बाहर, यहाँ 2 मिलेगा तो 8 बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर 2 मिलेगा तो एक बाहर निकल जाएगा, तो 8/9 आपका करेक्ट उत्तर। यानी कि ये जो है ये परिमेय संख्या नहीं, ये अपरिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो उम्मीद करें कि ये बात आप समझ में आया होगा आपको। परिमेय संख्या का डिफिनेशन क्या है, जो p/q के रूप में रहे, और अपरिमेय संख्या के अंदर में कि जो रूट के अंदर में रहता है। ठीक है, रूट के अंदर में नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए और एक सवाल है, इसमें आपको समझ में आएगा कि 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। ये सवाल मैंने आपको कराया था, फिर आपको करना है, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी बता दीजिएगा ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, 2 धनात्मक 2 ऋणात्मक 2 क्रमागत, ये ऋणात्मक नहीं, ये क्रमागत 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का एचसीएफ क्या होगा। देखिए यहाँ एक कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिए, सवाल पेपर में आया हुआ सवाल है। देखिए 2 क्रमागत धनात्मक संख्या, 2 क्रमागत का मतलब क्या है कि 2 3 है, या फिर 6 7 हो, या फिर 5 6 हो, कुछ भी हो, या 17 18 हो, या बड़ा छोटा कुछ भी हो। 2 क्रमागत धनात्मक संख्या का जो एचसीएफ होता है वो हमेशा 1 होता है, क्योंकि दोनों में से कॉमन कुछ नहीं आएगा, 1 के अलावा कोई कॉमन इसमें आएगा नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 2 क्रमागत संख्याओं का जो एचसीएफ होता है वो 1 होता है, और 2 क्रमागत संख्याओं का जो एचसीएफ होता है वो इस दोनों का गुना होता है। 2 और 3 2 क्रमागत संख्याओं का जो एलसीएम होगा, एलसीएम, ये दोनों का प्रोडक्ट डायरेक्ट आपको गुणा कर देना, द्वितीय 6 6 और 7 बोला जाएगा, क्रमागत बोला जाएगा 6 7 42। 10 और 11 का एलसीएम बोला जाएगा, क्रमागत बोला जाएगा 11 9 110 होता है। ठीक है, 11 9 110 होता है, 110 होता है। तो याद रखिएगा 2 क्रमागत संख्याओं का अगर एलसीएम पूछा जाए तो वो क्या होता है, दोनों का आपस में प्रोडक्ट कर देना, गुना कर देना है। अगर दो संख्याओं का क्रमागत 2 संख्याओं का एचसीएफ पूछा जाए तो उसमें क्या होता है, उसमें दोनों संख्याओं का क्या करना है कि उसमें 1 होगा उसका उत्तर। ठीक है, एचसीएफ वाला केस में। अगला देखते हैं, अगला क्या है, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है मेरा भाई, परिमेय संख्या। देखिए इसमें से देखिए ये एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि पॉइंट के बाद इसका आता पता नहीं कि क्या है, तो ये एक परिमेय संख्या नहीं है। ये इनमें से कोई नहीं है तो होगा नहीं। ये पाई भी इरेशनल नंबर है, मतलब अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या सिर्फ ये है, 1764 जो है वो 42 का होता है, रूट मतलब स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, अब निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं इसे। 1764 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा आप। ये आपका सवाल रहा, मतलब होमवर्क रहा कि 1764 का प्राइम फैक्टराइजेशन आपको कमेंट में बताना है, और उसका आंसर जो आएगा वो 42 आएगा। 42 का स्क्वायर अगर आप कीजिएगा ना, 42 का स्क्वायर तो आएगा 1764। 2 दूने 4, 4 दूने 8, दूने 16, 6 हाथ में 1, 4 4 16 एक होता है 17। देखिए 42 का स्क्वायर होता है इतना। तो जितने भी परफेक्ट स्क्वायर, रूट के अंदर में जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है वो एक परिमेय संख्या के अंदर में काउंट होता है, लेकिन जो रूट के अंदर में जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर है वो सारे के सारे नंबर आपका मतलब अपरिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, ये समझ में आया या नहीं आया। तो देखिए आज का क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। जितने भी सवाल पिछले 3-4 सालों में आया है वो सारे के सारे सवाल मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। आगे मेरे पास कोई कहने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ मेरे पास थैंक यू है कि भैया थैंक यू। ठीक है, क्लास कैसा लगा बताइएगा। इस क्लास को मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिएगा, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। जितने सारे सवाल मैंने कराए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट ही है, हूबहू पेपर में छपेगा, तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूं कि जो मैंने आपको शुरू में जो आपको बताया कि 6 का आपको बताया था मैंने, 6 का जो बताया था मौसम निकाल करके कि ये 1 2 6 का जो ये प्राइम मतलब फैक्टर होता है, और फिर 12 का जो फैक्टर होता है कि 1 2 3 4 6 और 12। तो
तो इसमें भी तो आप निकाल सकते हैं कि मॉसो क्या है। इनमें से जो सबसे बड़ा नंबर होता है वही उसका मॉसो होता है, जो दोनों में कॉमन हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में, ठीक है। तो ये बात है, और इसको प्राइम फैक्टर में शुरू में आपको बताया था, वही थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं ये क्लास आपको समझ में आया होगा। कितना समझ में आया, कितना नहीं आया, ये क्लास में आप जरूर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। और इसका पूरा का पूरा पीपीटी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम के अंदर में, लिंक है, इसका नोट्स मिल जाएगा आपको, पूरा का पूरा डिजिटल नोट्स। तो उससे आप नोट्स बना सकते हैं, इजीली बना सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और लिंक अगर एक्टिवेट अभी नहीं होगा तो 12 घंटे के बाद लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। धन्यवाद।